नमस्कार मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं हम दोनों कहाँ हैं? नेशन नाउ पर। और नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद। जय हिंद। To all of you in China, ni hao. To all of you in Japan, konnichiwa. Pradeep ji. Abariyako Jambo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Wherever they speak Swahili. And to all our viewers in Kerala, Swagatam. To all our viewers in Tamil Nadu, Vanakkam. And Pradeep ji, today of course is a great day. Govardhan Puja की आप सब लोगों को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई, बहुत 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 शुभकामनाएं। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली के ऊपर उठा लिया था सब लोगों को बचाने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि भगवान ईश्वर आपके साथ ऐसा ही करें, गोवर्धन पर्वत से आपकी रक्षा करें। That's all that I can hope for, and that's all that I can pray for. Absolutely wonderful. But as usual, Pradeep ji, what have we been saying over here? Sorry, for a long time. Ever since that ceasefire agreement at Sharm el-Sheikh, we've been saying it's not going to last. Yes, it's not good. And the Prime Minister, Mr. Modi, was absolutely right. We're not going there. In not going there. He knew what was happening. क्योंकि एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू नहीं है, हमास के जो लीडर हैं वो नहीं है। अरे तो भैया सीज फायर किसके बीच में? शादी में ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम नहीं है, बाकी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। मतलब दूल्हा दुल्हन है नहीं और शादी हो गई, ये कैसे हो सकता है साहब? I mean it's I don't even know where to begin. और यहाँ ऑपोजिशन पार्टी चिल्ला रहे, लुक प्राइम मिनिस्टर नहीं गए वहाँ पर, प्राइम मिनिस्टर नहीं गए और ये हार है इस देश का, प्राइम मिनिस्टर नहीं था वहाँ पर। अरे प्रदीप जी, आप तो बड़ी माइल्ड बात कर रहे हैं। yes. आप तो बड़ी तहजीब से बात कर रहे हैं। यहाँ तो ऑपोजिशन के लीडर बोल रहे थे, देखो कितनी इज्जत मिली शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ मतलब ट्रम्प साहब के जूते पॉलिश करने के अलावा, अपने ही रुमाल से जूते साफ करने के अलावा उन्होंने सब कुछ कर लिया। Exactly. और उसकी तारीफ कर रहे हैं। अरे आप हिंदुस्तानी भी हो या नहीं हो, नाउ Mr. Modi has been proven right, as usual. The Israelis had to bomb Gaza again today. आज गाजा के ऊपर दोबारा इजराइल को बॉम्बिंग करनी पड़ी। और हमास जो है प्रदीप जी, yes. उन्होंने 100 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की हत्या कर दी पिछले 3 दिन में। yes. वो कहते हैं कि इजरायली आर्मी के मुखबिर थे। और प्रदीप जी एक और चीज आपको बता दूं, चलिए वो बताते हैं। As soon as we go to our guests, I think we've got a couple of guests with us, very important guests indeed. Let's go straight across to them and wish them today. Can we go to our guests, please, if possible? Yes. There it is. Oh well. नमस्कार सर, नमस्कार चिले साहब, नमस्कार। बड़े दिनों के बाद योगेश चिले साहब, हाउ आर यू सर? सर नमस्कार, आपको दीपावली की शुभेच्छा। गोवर्धन वंदे मातरम सर। गोवर्धन पूजा की भी बहुत बहुत शुभेच्छा। श्री कृष्ण इसी तरीके से आपकी मदद करें और हमेशा आपके लिए सुरक्षा कवच बन करके खड़े रहें ढाल की तरह। आपको बहुत 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 बधाई। गणेश खानकर साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्ते। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, भवानी, जय भवानी। खानकर साहब बहुत रिलैक्स लग रहे हैं आज, बहुत रिलैक्स लग रहे हैं, एकदम आराम। सर खानकर साहब तो रिलैक्स होंगे ही। खानकर साहब अंदर से हंस रहे हैं कि ऑपोजिशन वाले पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। इजिप्ट में जो सीज फायर एग्रीमेंट हुई थी, सर पहले दिन से बोल रहे हैं, जैसे प्रदीप जी ने अभी अभी कहा, गणेश खानकर साहब, अरे दूल्हा नहीं है, दुल्हन नहीं है, शादी किसकी? सीधी बात है। And this much I must tell you, this is something which is very important. सर सुनने वाली बात है। प्राइम मिनिस्टर मोदी had told Mr. Trump, सर ईरान से बात करिए, अगर आपको हमास को कंट्रोल में लाना है, you have to speak to Iran. Hamas answers only to Iran. You don't speak to Mr. Khamenei. गाजा में कभी भी शांति नहीं होगी। Anyway, we'll talk about that later. At the moment, let me go across to Mr. Chile. योगेश चिले साहब, एक बहुत ही अहम बात करी राज ठाकरे साहब ने जब वो स्टेट के चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिले। And I was very impressed. And he is the only man who actually raised it, and everybody else then joined together. शरद पवार साहब हो गए, बाला साहब थोराट हो गए, सबकाल साहब हो गए, उद्धव ठाकरे जी हो गए, फिर उन्होंने वही बात करी। राज ठाकरे साहब ने यह बात कही कि भैया
आप बीएमसी या नासिक की म्यूनिसिपैलिटी या पुणे की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या बाकी 27 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस की चुनाव कैसे करा सकते हैं अगर आपकी वोटर्स लिस्ट अपडेटेड नहीं है? अरे पहले वोटर्स लिस्ट तो अपडेट करो यार, उसके बिना चुनाव कैसे कराओगे आप? लेकिन योगेश चेले साहब, इलेक्शन कमीशन के तो मतलब नाक पर मक्खी भी नहीं आ गई, मतलब कोई जूं भी नहीं रेंग रही है, वो तो चल रहे हैं, दे आर गोइंग एहेड विद इट। सर अब आप बताएं क्या करना चाहिए इसमें? सर हाउ कैन यू हैव इलेक्शंस इफ यू डू नॉट अपडेट योर वोटर्स लिस्ट? सर अब आप बताएं प्लीज। सर पहले तो ये चुनाव लिस्ट अगर अपडेट हो जाएगी तो जो सत्ता में है वो सत्ता में नहीं रहेंगे, ये हम लिख के दे सकते हैं। इसीलिए इनको खुद को ये लिस्ट अपडेटेड नहीं चाहिए। जैसे ईडी का यूज होता है सत्ता के लिए, वैसे ही चुनाव आयोग का भी सत्ता के लिए इनकी तरफ से यूज हो रहा है। इसीलिए चुनाव आयोग, आप कितने भी इनके पास एफिडेविट दीजिए, कितने भी इनके पास कंप्लेंट्स कीजिए, उसे देखते नहीं है और आपको उसका जवाब भी दिया नहीं जाता है। तो यही महाराष्ट्र में चालू है, यही पूरे देश में चालू है। जिस दिन आप ये चुनाव आयोग पे थोड़ा प्रेशर बनाएंगे और ये अगर काम अच्छी तरीके से करेंगे तो आपको महाराष्ट्र के रिजल्ट्स बदले हुए नजर आएंगे। चिले साहब, मगर नीलेश राणे जी ने बहुत आलोचना किया राज साहब का। नीलेश राणे जी ने कहा राज ठाकरे साहब ने ये मुद्दा लोकसभा से जब इलेक्शन चल रहा था तब क्यों नहीं उठाया, ये अब क्यों उठा रहा है, ये भेदभाव क्यों, तभी आपको ठीक लगा था सब कुछ और असेंबली में भी तभी भी उठा, तो अभी जो टाइमिंग है उस पर राज ठाकरे साहब का उसने प्रश्न लगा दिया है नीलेश राणे जी ने। नहीं, अगर राज साहब ठाकरे ने ये मुद्दा नहीं उठाया इसका मतलब ये नहीं कि मुद्दा गलत है। उस वक्त शायद हमें ये नजर नहीं आया, शायद हमें सत्ताधारियों पे ज्यादा विश्वास था। अभी जब हम खुद विधानसभा में हम खड़े रहे, हमारे कैंडिडेट्स खड़े रहे और जो रिजल्ट्स हमारे सामने आए, तब हमें पता चला कि ये तो धांधली है। ये पूरी तरीके से इन्होंने चुनाव आयोग को साथ में लेके धांधली की है, तो ये लोगों को बताना जरूरी था। वही माननीय राज साहब ने किया है। बट चिले साहब, 9.6 मिलियन यानी 96 लाख आंकड़ा जो राज ठाकरे जी ने दिया है कि ये इंक्लूडेड है लिस्ट और ये इलीगल है, इसका वेरिफिकेशन होना चाहिए, तो आप एक बहुत लंबा प्रोसेस की बात कर रहे हो, एसआईआर के प्रोसेस शायद बात कर रहे हो, एसआईआर करना पड़ेगा बिकॉज ये आंकड़ा जो है बहुत चौंकाने वाले आंकड़ा है, 96 लाख। अगर 96 लाख गणेश कांकर साहब के पार्टी ने इसमें ऐड किया है तो किस प्रकार से आप मानते हो कि जस्टिस होगा? 96 लाख बहुत बड़ा आंकड़ा है। नहीं, मान लीजिए ये हमने जो आंकड़ा दिया है ये गलत है, तो आप प्रूव करके दिखाओ ये आंकड़ा गलत है। हमें क्यों बोल रहे? हमने तो आरोप लगाए है ना। तो ये जो इलेक्शन कमीशन है उसका काम क्या है? आपके पास अगर कोई किसी की कंप्लेंट आई है, आपने उसे वेरीफाई करना है। आप लोगों को बताओ हम झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं जहां पे चुनाव में खड़ा हुआ था, पनवेल विधानसभा मतदार संघ, यहाँ पे बालाराम पाटिल करके शेतकरी कामगार पक्ष के एक उम्मीदवार थे जिन्होंने इलेक्शन के पहले ये धांधली बाहर निकाली थी। उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन को प्रूफ्स दिए थे उसमें 85,000 डबल वोटर्स उन्होंने दिखाए थे और इस बात की पुष्टि माननीय न्यायालय ने भी की थी। उनको ऑर्डर्स दिए थे, उनके हाथ में वो ऑर्डर्स आज भी है कि आप ये 85,000 डबल वोटर्स जो है वो इलेक्शन कमीशन से आप कैंसिल करके ले सकते हैं। लेकिन तब जो इलेक्शन कमीशन पे बैठे थे उन्होंने, यहाँ की जो लोकल बॉडीज थी इलेक्शन कमीशन की, उन्होंने सीधा कह दिया कि हमारी प्रोसेस अभी शुरू हो चुकी है, हम ये नहीं कर सकते। और यहाँ पे जो प्रशांत ठाकुर जीते हैं वो सिर्फ 50,000 वोटों से जीते हैं। आप समझ लो 85,000 अगर एक विधानसभा मतदार संघ की स्कोरिंग है, तो अगर पूरे 288 विधानसभा मतदार संघ को अगर हम लेंगे तो कितना बड़ा ये कितनी बड़ी ये धांधली हो सकती है। तो योगेश चेले साहब, लेकिन ये बताएं, चलिए आपने बोल दिया, आपने क्लियर कट यहां तक के ये भी बोला कि भाई चुनाव नहीं होने चाहिए। अगर आपने वोटर्स लिस्ट को अपडेट नहीं किया, जैसे बिहार में एसआईआर किया है, महाराष्ट्र में भी कीजिए ना, एसआईआर कीजिए, हु इज स्टॉपिंग यू, अपडेट कीजिए।
और अपडेट किए बगैर अगर वोटर्स लिस्ट आती है तो दैट विल बी एन इनजस्टिस टू एवरीबॉडी। हर एक के साथ नाइंसाफी होगी, हर पार्टी के साथ, सिर्फ आप ही के साथ नहीं, इनफैक्ट बीजेपी के साथ भी नाइंसाफी होगी। हो सकता है कि बीजेपी के और वोटर आ जाए। बीजेपी के एमएलए खुद बोल रहे हैं कि इसमें धांधली है जी। तो सर अगर मान लीजिए इलेक्शन कमीशन नहीं करती है, फॉर एग्जांपल नवंबर 1 को लॉटरी है, उसके अंदर सारी जो रिजर्व सीट्स वगैरह वगैरह वो सब आ जाएंगी, एक बार वो प्रोसेस हो गया तो उसके बाद तो कुछ नहीं हो सकता। तो आप क्या करने वाले हैं सर एमएनएस, क्योंकि वेरी फ्रैंकली सबकी टिकटिकी लगी है आपके ऊपर, बाकी सब लोग जो हैं वो हाथ पे हाथ धरे बैठेंगे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इधर जाएंगे, किसी को कुछ नहीं होने वाला। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो है उसके ऊपर बहुत लोगों की उम्मीद है कि ये लोग कुछ कर सकते हैं, इसके बावजूद कि आप चुनाव नहीं जीतते, लेकिन आप जब कुछ करते हैं तो सरकार मानती है। तो आप क्या करने वाले हैं सर, ये बताइए चिले साहब। पहले तो हमने डिक्लेयर कर दिया है कि 1 नवंबर को हम एक मोर्चा निकालने वाले हैं, बड़ा मोर्चा निकालने वाले हैं। उससे भी अगर प्रेशर नहीं बनता है तो हमें मालूम है आगे क्या करना है, बताने की जरूरत नहीं, जब करेंगे तब सरकार को पता चल जाएगा। बट चिले साहब, बात यह 1 तारीख को रिजर्वेशन का लॉटरी निकलने वाला है और एक बार वार्ड वाइज सब तय कर लिया कि कौन से में लेडीज है, कौन से में रिजर्वेशन है, कौन से में यह है, तो उसके बाद तो नामुमकिन जैसे बोलते हैं कोई चीज। अरे सर ये इलेक्शन कमीशन क्या अमेरिकन इलेक्शन कमीशन थोड़ी है, अपना ही है ना। जब आपको पता चला है कि इसमें आपने जो वोटर लिस्ट बनाई है उसमें धांधली है, तो आप खुद आगे आके आपका जो भी प्रोग्राम आपने तैयार किया है वो आपको कैंसिल करना पड़ेगा। आपने करना चाहिए, अगर आपको डेमोक्रेसी का रिस्पेक्ट करना है तो आपको ये करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो हम देखेंगे क्या करना है वो। लेकिन यहां पर एक चीज है सर, बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। गणेश खानकर जी आप जरा सुन लें सर। गणेश खानकर साहब इधर गणेश खानकर साहब नजर इधर सर मैं सुन रहा हूं। मैं मालूम है सर, मालूम है, थैंक यू। आई थॉट यू आर बिजी समवेयर एल्स। No, वन स्मॉल थिंग सर, योगेश चिले साहब, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है इलेक्शन कमीशन को, ना ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जनवरी 31 तक सारी प्रक्रिया कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है सर, ओके फाइन। उन्होंने साथ में यह भी कहा है अक्टूबर 31 तक आप हमें वापस आके रिपोर्ट करिए अगर कोई डिफिकल्टी है तो। सो यू हैव अ विंडो टिल अक्टूबर 31। टुडे इज 22 नवंबर, तो 9 दिन है आपके पास इलेक्शन कमीशन को यह बोलने के लिए, भाई आप सुप्रीम कोर्ट के सामने जाइए और यह बोलिए कि भैया ये नहीं हो सकता, वी विल होल्ड इलेक्शंस इन मार्च। हम मार्च में इलेक्शन होल्ड कर सकते हैं, उसके पहले नहीं कर सकते, क्योंकि हमें 2 महीने लगेंगे या 1.5 महीने लगेंगे वोटर्स लिस्ट को अपडेट करने के लिए। सच बोलना, मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट विल टेक अ वेरी डिम व्यू ऑफ इट। उन्होंने कह तो दिया कि ठीक है, वी विल नॉट गिव एनी एक्सटेंशन, सो व्हाट। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जो वोटर्स लिस्ट अपडेटेड नहीं है, जो 18 साल के ऊपर के बच्चे जो आप वोटर्स बन गए उनके नाम नहीं है वगैरह वगैरह वगैरह, उसके साथ आप वोटिंग कराएंगे। आपको क्या लगता है सर, एमएनएस को ये एक अर्जी नहीं देनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को, या बीजेपी को भी, या सभी पार्टीज को मिलकर के सुप्रीम कोर्ट के सामने जाना चाहिए और कहना चाहिए भाई वोटर्स लिस्ट अपडेट कीजिए, उसके बाद इलेक्शन कीजिए। और ये 27 है सर, देयर आर 27, इट इज नॉट जस्ट बीएमसी, देयर आर 27 म्युनिसिपैलिटीज इन महाराष्ट्र दैट नीड टू गो फॉर इलेक्शंस। अब आप बोले चिली साहब। हम तो यही कह रहे हैं ना, इसीलिए हमने केंद्रीय इलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष को मिले, राज्य इलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष को मिले। अभी उनका काम है सुप्रीम कोर्ट को ये बताना कि ये अगर हम अपडेट नहीं करेंगे तो इलेक्शन नहीं ले पाएंगे, फेयर इलेक्शन नहीं हो पाएगा, इनका काम है। हमने आपको बता दिया है कि आपके वोटर लिस्ट में धांधली है। अभी ठीक है, सत्ताधारी जो बैठे हैं वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये सब चीजें, लेकिन जो आप अगर फील्ड पे जाएंगे और लोगों से बात करेंगे तो लोग आपको यही बताएंगे कि हमारे जो हम हाथ में जो वोटर लिस्ट आई है उसमें धांधली है। करेक्ट। खानकर साहब कुछ बोलेंगे सर इस विषय के बारे में? उसके पहले कांग्रेचुलेशंस टू यू खानकर साहब। For what? For the fact that you were the one person who agreed with me and with Pradeep ji on this show with regard to Trump tariffs. आपने यहीं बैठ करके कहा था कुछ नहीं होने वाला, आराम से रहो, सारे टैरिफ नीचे आएंगे, सब कुछ नीचे आएगा। एंड 100% जो अभी खबर आ रही है, बाय अक्टूबर 31 और मे बी फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर
जो पेनल्टी लगाई गई है 25% की वो जाएगी, और जो 25% टैरिफ्स है दे विल कम टू अ रैशनल लेवल ऑफ 15 और 16%। ये पीयूष गोयल साहब के मंत्रालय से बात आ रही है। सो कंग्रेचुलेशंस टू और वो जो यू, यू आर राइट। भविष्यवाणी घनकर साहब के भविष्यवाणी बहुत इंपैक्टफुल रहता है। और जो आजकल इंडियन सिनेमा से गाने का कोट लेकर हमको सुनाते हैं, उदाहरण देते हैं, वो भी मैग्निफिसेंट है। जी, तो खानकर साहब अब आप बताएं, इलेक्शन कमीशन को क्या लगता नहीं है सर अपडेट करनी चाहिए वोटर्स लिस्ट? अब आप बोलें सर प्लीज। एक तो सबको, आपको और योगेश चिले जी, प्रदीप जी, आपको सर, आपको भी दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं देता थैंक यू हूं। सर, आपको भी सर, थैंक यू। दिवाली आने से धन्यवाद सर। पहले और दिवाली जाने के बाद भी बहुत सारे फटाके फूटने वाले हैं। जी, अभी जो फटाके फूट रहे शायद उसमें कुछ दम नहीं है। बाद में जो फटाके फूटेंगे वो कैसे होंगे, मैं आपको 2-3 दिन के बाद आप मुझे बुलाइए, मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। जी बोलिए सर, अभी भी दे सकते हैं सर। मैंने आपसे पहले ही कहा था सर, आई एम नॉट इकोनॉमिकल एनालाइजर, बट मुझे जितनी जानकारी होती है और मैं जितना रोज एनालाइज करता हूँ, ये ट्रम्प, मैं आज आपको ये बता रहा हूँ, ट्रम्प 4 साल पूरे नहीं करेंगे ऐसा मेरा आज भी डाउट है सर। द वे इज टॉकिंग, वो जिस तरह से बात करते, आपने मुझसे पूछा था तब भी मैंने कहा था ये ट्रम्प चाचा है, ये कुछ सवेरे बात करेंगे, शाम को क्या बात करेंगे शायद इनके ध्यान में नहीं रहेगा कि इनकी बातों को आप सीरियसली मत लीजिए। तब कांग्रेस के प्रवक्ता इस तरह बात कर रहे थे जैसे ट्रम्प हमारे रिश्तेदार लगते हैं। हम देश से जुड़े हैं, ट्रम्प से हमारा कोई लेना देना है। सर यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगा, आई होप यू डोंट माइंड, इवन इफ यू माइंड आई एम सॉरी, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा सर। सर मुझे, और योगेश चिले साहब से भी ये बोल रहा हूँ, आई एम श्योर योगेश चिले साहब विल आल्सो एग्री विद मी। सर मुझे बहुत दुख होता है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, इतना ज्यादा दुख होता है कहने की हद नहीं। ट्रम्प साहब कुछ भारत के खिलाफ बोलते, शर्मल शेख में, इजिप्ट में शहबाज शरीफ साहब वहां पर थे, आपको मालूम है कांग्रेस के लोग शहबाज शरीफ की तारीफ कर रहे थे। आई एम शॉक्ड सर मोदी से आप नफरत करते हैं, उस नफरत से आप देश के खिलाफ भी नफरत करना शुरू कर दिया है आपने। व्हाट इज दिस सर, दिस इज नॉट डन। मतलब क्या हो क्या गया है हमारे लोगों को? अरे जब पहले दिन से हम लोग बोल रहे हैं सर, आज आपको मालूम होगा कि गैजेट नोटिफिकेशन आया कल, गैजेट नोटिफिकेशन कल आया कि कितने लोगों को गैलेंट्री अवार्ड्स दिए गए हिंदुस्तान की तरफ से। डू यू नो देयर इज नॉट वन सिंगल कैजुअलिटी एक्सेप्ट वन, एक हमारा अग्निवीर वीर गति को प्राप्त हुआ बस ऑपरेशन सिंदूर में। देयर वाज ओनली वन बॉय हु वाज मार्टेड, ओनली वन। एक भी भारतीय सैनिक को कुछ नहीं हुआ ऑपरेशन सिंदूर में। और मैं फिर यहां पर बोलता हूं, नॉट वन सिंगल एयरक्राफ्ट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स वाज लॉस्ट इन ऑपरेशन सिंदूर, नॉट वन। आई एम सेइंग सो अगेन, नॉट वन। लेकिन फिर भी हमारे लोग जो है, ट्रंप ने कह दिया 7 गिर गए, पाकिस्तानियों ने कह दिया 9 गिर गए। अरे जैसे हमारे अमृतपाल सिंह साहब जो हमारे एयरफोर्स के चीफ है, उन्होंने कह दिया why just 10, why 15? You say 150 aircraft were lost. How are we concerned? We are not concerned. अब आप बोलें सर, प्लीज गो अहेड सर, प्लीज। सर ऐसा है कि मोदी जी का द्वेष करते करते अब हम भारतीय जनता पार्टी के द्वेष के ऊपर राहुल गांधी जी और अब ये विपक्ष चला गया है। देखिए, मैं ये आपके चैनल पे ये कह चुका राजीव जी कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आई और पहली बार 1984 के बाद में, दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन 2014 कि कोई सरकार पूरे बहुमत से आई। उस समय ना तो भारतीय जनता पार्टी का कोई इलेक्शन कमीशन का अध्यक्ष था, ना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इलेक्शन कमीशन में काम कर रहे थे। केंद्र में भी हमारी सत्ता आई, राज्य में भी हमारी सत्ता आई। 2019 में हमारी सीटें और बढ़ गई, लेकिन 2024 के चुनाव में हम 240 तक रह गए। ये बात बार बार जो कही जाती है ना साहब, उस चीज का मुझे, एक तो किसने राजनीति में काम करते समय क्या भूमिका लेनी चाहिए उनका विषय हो सकता है। आपने राज ठाकरे जी का नाम लिया तो मुझे थोड़ा 2-3 चीजों पे, आज योगेश जी चिले बैठे हैं। देखिए, राजनीति में किसने क्या भूमिका लेनी चाहिए वो अपना तय करे, क्योंकि उनको उनकी पार्टी चलानी, उनकी विचारधारा क्या है, क्या विचारधारा को वो पार्टी के नेक्स्ट जनरेशन को देना चाहते हैं वो उनको पता होगा। लोकसभा के समय ये सारी पार्टियां एक साथ थी। राज ठाकरे इज अ न्यू पार्टनर,
एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, जो लोग रोज ये सारी बातें वोटिंग लिस्ट को करते हैं वो पहले ईवीएम के बारे में कहते थे। अब ईवीएम के बारे में चुनाव आयोग ने तो क्लियर कट कहा, भाई आप आइए प्रूव करके दीजिए, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, आप जाइए, आपको पूरा है, आप लाइव डेमोन्स्ट्रेशन कीजिए कि भाई ईवीएम में कैसे घोटाला हो सकता है। मुझे जितना समझ में आता है कि उसमें कोई चिप नहीं है कि जिसे कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरी बात, आप वोट देते हैं, वो नीचे वीपैट में आपको चिट दिखती है, उसका रैंडमली काउंटिंग होता है, कोई भी आप काउंट करके आप ये करा सकते हैं, इसलिए आपके पास कोई डर नहीं बचता है। लेकिन मैं आपको इतना बात कर सकता हूँ कि जिस तरह से आज ये बात हो रही है, तो लोकसभा के समय सर यही था ना, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ था, यही वोटिंग लिस्ट थी, यही महाविकास आघाड़ी के 30 कैंडिडेट चुनकर आए थे। मेरा इतना ही कहना है कि आज आप आरोप कीजिए हम धांधली कर रहे हैं, हम गड़बड़ कर रहे हैं, तो कम से कम जिस वोटिंग लिस्ट के आधार पर आप चुनाव जीत कर आए, कम से कम इस्तीफा तो दे दो और फिर से बोलो कि भाई हम चुनाव लड़ते हैं, कि एक बार एसआईआर करो, चुनाव में लिस्ट अपडेटेड करो और हम चुनाव लड़ते हैं, तय होगा भाई आप जीतने वाले थे कि हारने वाले थे। राजीव जी, हम विधानसभा के चुनाव में भी डिस्कशन में यहाँ आते थे, आपको याद होगा जी कि उस समय वोटिंग परसेंटेज क्या था साहब, ऑलमोस्ट अराउंड अबाउट 72% वोटिंग कई कॉन्स्टिट्यूंसी में हुई। जो लोकसभा में रिजल्ट आए, जो वहां पर हरे झंडे दिखे, उसके बाद में जो वेव महाराष्ट्र में बहना शुरू हुई, ये चुनाव के आते आते हमें महसूस हुई थी। और शायद मैंने फॉर्म भरने के तीसरे चौथे दिन में आपके कार्यक्रम में था और तब मैंने आपको कहा था, मुझे आज भी याद है, और आपने कहा था कि गणेश जी आप प्रेडिक्शन करते हो लगभग सही होता है, लेकिन ये तो मुझे सही कि मैंने कहा था कि साहब जो रिजल्ट लगेगा, आज तक महाराष्ट्र की विधानसभा में ऐसा रिजल्ट नहीं लगा होगा, क्योंकि नीचे ये महसूस होना प्रारंभ हुआ था। अब जो बार बार इस लिस्ट के बारे में ये कहा जाता है कि धांधली हो रही है, धांधली हो रही है, फिर कहा जाता है कभी कभी कि फिर देखो हम क्या करते हैं, तो मैं आपके चैनल पे ये आज कहना चाहता हूँ, ये संवैधानिक काम करने वाले लोग हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है, चुनाव करना नहीं करना ये उनके हाथ में है। आप जिनके साथ में बैठे हो ना साहब, उनके ही राजू पेडनेकर, मैं नाम लेके बताता हूँ क्योंकि मैं मुंबई महानगर पालिका में काम कर चुका हूँ, यही राजू पेडनेकर ने पिटीशन दाखिल किया था जिसके कारण चुनाव लंबे खींचे गए। एक बार रिजल्ट आने के बाद फिर राजू पेडनेकर वापस कोर्ट में गए, जिसके कारण ये पूरा के पूरा चुनाव 4 साल बाद हुआ। आप महाराष्ट्र में बैठ के 3 पार्टियां, कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, शरद पवार की पार्टी और उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट, रोज आप ये कह रहे हो कि प्रशासन चला रहा है, चुनाव नहीं ले रहे हो। हम चुनाव के लिए जाना प्रारंभ किए, तब आप कह रहे हो कि चुनाव, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। नहीं होने देंगे खानकर साहब। प्रदीप जी एक मिनट। और अभी बात करते करते योगेश चिले जी ने कहा कि देखिए फिर क्या होता है, तो मैं भी उनसे कहता हूँ कि आपको मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि आप एक बार आप उतरो। ये जो कभी कभी मन में किसी के बारे में अपने बारे में कहते हैं ना, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, एक बार आप भी रास्ते पे उतरो, जनता तय करेगी। और कभी कभी मुझे लगता है कि आप अपने ऊपर भरोसा करना सीखो। साहब हम भी 30 सीट हारे ना महाराष्ट्र में, इतना काम करने के बाद भी हारे। हमने कभी ईवीएम या वोटिंग लिस्ट को नहीं समझा, हमारे ध्यान में है कि क्या नैरेटिव हमारे खिलाफ चला गया, हमने उसे रिपेयर किया। मैं आज भी बताता हूँ साहब, दिल्ली में 8 महीने से कार्यकर्ता जुटे थे। दिल्ली चुनाव होने के बाद पूरी की पूरी टीम बिहार में बैठी है साहब। मैं भी यहाँ बैठकर लोगों से, हमें भी जाने का ये था, लेकिन कॉर्पोरेशन के चुनाव आए, नहीं तो राजीव जी आज मैं आपसे बात करते करते मैं पटना में बैठा रहा होता। लेकिन एक प्रेडिक्शन मैं I want to ask you one second, talk about बिहार। गणेश खानकर जी, एक प्रेडिक्शन कर दूं मैं। गणेश खानकर जी, मेरी प्रेडिक्शन आज तक कभी गलत नहीं हुई, सिर्फ एक बार आप लोगों ने गलत करी मेरे लिए। मैं आई ब्लेम यू मिस्टर गणेश खानकर, आई ब्लेम यू। मैंने ये बोला था कि 2024 के चुनाव में आपकी 300 सीटें आएंगी, आप लोग जान करके सिर्फ 240 सीट जीत करके आए, बिकॉज यू वांटेड टू प्रूव मी रॉन्ग। लेट्स बी वेरी क्लियर, शर्म आनी चाहिए आपको। लेकिन प्रदीप जी एक सेकंड प्लीज प्लीज प्लीज, मैं अभी बोल रहा हूं आपको, बिहार में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। और डॉक्टर ढोने, वेलकम सर, हैप्पी दिवाली। मैं आपको बोल रहा हूं, इस बार बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा बिहार में।
लिख के दे रहा हूं। अच्छा अजय खानकर साहब, मैं आपको फॉलो करता हूं। ये 9.96 लाख वोटर्स का आपको जवाब तो देना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि इलेक्शन कमीशन ऐसे किया। आरोप आप पर लग रहा है कि यू वर ऑल्सो इन्वॉल्व। इलेक्शन कमीशन इज एक्टिंग एज सेक्रेटरी ऑफ भारतीय जनता पार्टी। आपका एक अलाइंड पार्टनर है इलेक्शन कमीशन। 96 लाख वोट्स कोई कम नहीं है। और ये यू हैव टू गिव आंसर। द स्टेट, द गवर्नमेंट एंड एवरी इलेक्शन कमीशन हैव टू गिव एन आंसर। खानकर साहब, बात कहता हूँ, ये बच्चों जैसी हरकतें बंद करना चाहिए। मुझे एक बात बताइए ना साहब, इलेक्शन कमीशन यदि हमारा काम करता ना साहब, तो हम 240 पे नहीं अटकते साहब। उत्तर प्रदेश में इतना राम मंदिर का इतना बड़ा उद्घाटन करने के बाद हम जो होप कर रहे थे, वहां पे फेक नैरेटिव संविधान का चला और हमारी सीटें वहां पे कम हो गई। अखिलेश यादव का उसका फायदा हुआ। ठीक है, ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन काम करता है। क्या आपको लगता है कि 100% इलेक्शन कमीशन में काम करने वाले ये क्या भारतीय जनता पार्टी को मानते, वह किसी और दल को मानने वाले या वहां पर स्वतंत्र विचार करने वाले लोग नहीं है? न्यायपालिका ने कोई भी निर्णय दिया तो न्यायपालिका भारतीय जनता पार्टी की जेब में जाकर बैठी है। कोई भी संस्था कुछ भी अपना काम करती है, भारतीय जनता पार्टी के जेब में जाकर बैठे। साहब ये क्या है, ये बचकानी हरकत? यानी कम से कम बच्चों की तरह तो बात मत करो भाई। लोगों को तय करने दो ना, लोग तो तय करें। ये कोई कम आदमी नहीं जीतते ना प्रदीप जी। हाँ। हम 240 पे क्यों रहते? इतने ही हमारे हाथ में होते ना साहब, तो हम 400 सीट जीतते। 415 सीट जो राजीव गांधी जी जीते थे, हम क्यों 240 पे अटकते? साहब इस देश में जनतंत्र जिंदा है साहब, क्या मजाक कर रहे हैं आप? यही मैं पूछ रहा हूं सबसे कि अगर सारे ईवीएम आपके हाथ में होते तो आप एटलीस्ट 350 तो लेके आते और मेरी प्रेडिक्शन तो ठीक हो जाती। आप लोगों ने जान के मेरी प्रेडिक्शन खराब करी है। इसके पहले कि मैं डॉक्टर ढोने के पास जाऊं, योगेश चिले साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। योगेश चिले साहब बोलिए प्लीज। सर, खनकर साहब ने अभी जो बोला उससे सिर्फ 3 चीजें मुझे आपको बतानी है। पहली बात, ये जो बोल रहे हैं कि लोकसभा में जो चुनाव हुआ तब हमारे सीट्स कम आए जी, तो आपको पता चला आपके सीट्स कम आए, इसलिए विधान सभा तक आपने वोटर्स बढ़ाए। 2019 की लोकसभा से लेके 2024 की लोकसभा तक वोटर लिस्ट में सिर्फ 10 लाख वोटर बढ़े थे। वही जब आपके रिजल्ट कम आए तब 2019 के लोकसभा से 2024 के लोकसभा से लेके 2024 के विधानसभा तक सिर्फ 6 महीने थे। 6 महीने में 50 लाख वोटर बढ़ गए थे। वो कहां से आए थे? उसी का रिजल्ट आपको विधानसभा में मिला था। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं कि अगर किसी में दम है तो चैलेंज करे, खुद की विधानसभा छोड़ दे, रेजिग्नेशन दे दे और फिर सामने आके लड़े। तो शरद पवार गुट के एक एमएलए थे, उन्होंने आपको चैलेंज किया था। वो बोल रहे थे मैं रेजिग्नेशन दे देता हूं, आप बैलेट पेपर पे इलेक्शन ले लो। तो भागा कौन था? इलेक्शन कमीशन पे फोर्स करके, कलेक्टर पे फोर्स करके उन्होंने तो अपने गांव में इलेक्शन लगाए थे बैलेट पेपर पे। उससे तो आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए था, फिर भी पुलिस को बीच में लेके वो इलेक्शन रोका गया। तीसरी बात मैं आपको बताता हूं, इलेक्शन कमीशन ने जो रूल्स बनाए हैं वो रूल्स बताते हैं कि आपकी बीजेपी की और इलेक्शन कमीशन की मैच फिक्सिंग चालू है। सर, पिछली बार भी जब मैं यहाँ पे आया था, मैंने आपको इलेक्शन कमीशन के 2-3 रूल्स बताए थे। उसमें से सर हाथ मत जोड़िए, जो सच है वो मैं बता रहा हूँ। जी जी, हाथ जोड़ के कुछ नहीं होगा, जो सच है वो मैं बता रहा हूँ आपको। क्यों आपने चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया था? आपने तो चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए था। योगेश जी, चुनाव लेना नहीं लेना वो इलेक्शन कमीशन एक बार ले लीजिए ना बैलेट पेपर पे इलेक्शन। एक मिनट तो ये पूरी बहस ही बंद हो जाएगी सर। सुनिए, आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए और वहां पे पिटीशन करिए, हमारा कोई लेना देना नहीं है। अरे सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन की बात करिए सर। इलेक्शन कमीशन तय करता है, हम नहीं तय करते। बजाज सर, मैं आपको इनके सुप्रीम कोर्ट के भी हालत बताता हूँ क्या है वो। ये जो मैंने बालाराम पाटिल का एग्जाम्पल दिया था, उन्होंने कोर्ट में जाके ऑर्डर लेके आए, कोर्ट में जाके ऑर्डर लेके आके इलेक्शन कमीशन को दिए हैं। अभी 1 साल हो गया विधानसभा के इलेक्शन को, आज भी वो 85,000 डबल वोटर्स उसी लिस्ट में है। ये इनका इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है और ये इनका सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है। तो सर आप मुझे ये बताइए, इसके पहले सर ये तो आपने बता दिया, बोलेंगे फेयर इलेक्शन हो रहा है, ये कैसे चलेगा? सर ये आपकी बात मैं मानता हूं, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डिलेज एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स which need to be answered. For example,
as far as the Supreme Court of India is concerned, with all due respect to them. And very frankly, if they want to put me in jail again, they can. मैं सर 4 बार जेल जा चुका हूँ, 5वीं बार ही चले जाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. और बाय द वे खानकर साहब, ये सुनने वाली बात है, आपने मुझे जेल कभी नहीं भेजा, कांग्रेस ने भेजा है, आपने नहीं भेजा कभी. कांग्रेस ने मुझको 4 बार जेल भेजा है सर, 4 बार. आई एम ओके विद दैट. कोई टेंशन नहीं है. सबसे पहले राजीव गांधी ने मुझको भेजा था 1985 में 18 दिन के लिए. पता है सेपरेट इशू जी. ऐसा है जी, आपको याद होगा कि बोफोर्स की बात आने के बाद में आपके प्रिंट मीडिया के न्यूज़पेपर में जो पेपर लगता है उसकी कीमत रातों रात दुगनी हुई थी जस्ट बिकॉज ऑफ राजीव गांधी, और बोफोर्स पे आप ज्यादा लिखते थे. हुई बराबर ना सर? हुई थी तो क्या करें उसके बारे में, सब हो गया. आप तो बता रहा सर आजकल तो अखबार कोई पढ़ता ही सालों नहीं. में 2014 से ये जितने पत्रकार हमारे खिलाफ लिख रहे, इतनी प्रिंट मीडिया लिख रही है, कहीं हमने तो तकलीफ नहीं न दी आपको सर? सर एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, आप तीनों लोगों को सुनने वाली बात है. इसके पहले कि मैं योगेश चिले साहब से एक बात पूछ लूं और उसके बाद में डॉक्टर ढोने के पास जाऊंगा. गणेश खानकर साहब, एक मीडिया प्लेटफॉर्म है और यहां पर बिकॉज वी आर एन इंडिपेंडेंट चैनल सो वी डोंट माइंड नेमिंग इट, द वायर करके एक है, द वायर. ठीक है सर? सिद्धार्थ वरदराजन उसके फाउंडर एडिटर हैं. एम.के. वेणु साहब जो मेरे स्कूल में मेरे साथ हुआ करते थे, एंड बोथ ऑफ अस स्टार्टेड आवर जर्नलिज्म करियर टुगेदर. वो भी वहां पे वेरी गुड जर्नलिस्ट बाय द वे. एम.के. वेणु इज वन ऑफ द बेस्ट जर्नलिस्ट इन द कंट्री टुडे, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली. लेकिन जो द वायर लिखता है बिल्कुल ऐसे लगता है कि वो पाकिस्तान की बात कर रहा है, वेरी फ्रैंकली. और आज मालूम पड़ा कि द वायर की एक पाकिस्तान की भी ब्रांच है. देयर इज समथिंग कॉल्ड द वायर पाकिस्तान. अब मैं आपसे जानना चाहता हूं गणेश खानकर साहब, इज दैट अलाउड? मैं मानता हूं सिद्धार्थ वरदराजन साहब इज अ यूएस सिटीजन. मैं मानता हूं कि हमारे नारायण मूर्ति साहब, रतन टाटा साहब, हमारे क्या नाम है अजीम प्रेम जी साहब, हमारे क्या नाम है आनंद महिंद्रा साहब, हमारे सिंघानिया साहब, ये सब लोग जो हैं द वायर में, इन सब लोगों की इन्वेस्टमेंट है. लेकिन हम लोगों के खिलाफ तो 2 मिनट में नोटिस आ जाता है साहब. द वायर तो पता नहीं क्या क्या लिख देता है, क्या क्या बोल देता है. करण थापर साहब वहां पे एक शो करते हैं और उस शो में प्रवीण सोनी साहब, एक चंडीगढ़ में रहते हुए एक जनाब है, मैं नाम ले रहा हूं सर, नाम के साथ बोल रहा हूं, उन्होंने कहा कि एटलीस्ट 12 एयरक्राफ्ट गिरे हिंदुस्तान के. ही टोटली कंप्लीटली मिस्टर करण थापर बाय द वे. और करण थापर साहब की मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं, करण थापर इज जनरल थापर सन. आपको मालूम है जनरल थापर कौन थे? शायद आपको मालूम ना हो. जिनको मालूम नहीं उनको बता दूं, जनरल थापर यूज्ड टू बी द COS चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ड्यूरिंग द 1962 इंडिया चाइना वॉर जी. और आज तक करण थापर साहब भारतीय सेना की ऐसी की तैसी करने में आज तक लगे हुए हैं. बाय द वे ये भी आपको बता दूं क्योंकि उनको अपने पिताजी को जस्टिफाई करना है. और रोमिला थापर जो हैं वो करण थापर जी की बुआ हैं, ये भी आपको बता दूं. खैर एनीवे, एंड दे आर ऑल रिलेटेड टू द गांधीज. नयनतारा सहगल के द्वारा दे आर ऑल रिलेटेड टू द गांधी फैमिली. वो एक ही वो है. मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, उनके खिलाफ तो आप कुछ नहीं करते, वो तो आपकी मतलब, मैं कहता हूं सच बोलिए ना, सच बोलिए कि भाई डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त 65 रुपए का पेट्रोल था, आज की तारीख में 103 रुपए 50 पैसे का है. ये बोलो ना, इसके ऊपर किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी. लेकिन अगर आप हमारी आर्म फोर्सेस की ऐसी की तैसी करेंगे सर, अगर आज हम कुछ ऐसा बोलते हैं, अलबत्ता मैं कभी ऐसा बोलूंगा नहीं, आप जानते हैं हमारे खिलाफ. प्रदीप जी से पूछ लीजिए, प्रदीप जी तो वकील साहब भी हैं. आज मैं आई अंडरस्टैंड टुडे वी आर बोथ ड्रेस्ड लाइक लॉयर्स, बट प्रदीप जी इज द एक्चुअल लॉयर. सर कितने नोटिस आते हैं और आपकी सरकार की तरफ से आते हैं और वायर को कुछ नहीं होता. दे आर मेड आउट ऑफ टेफ्लॉन. मैं आपकी बात को मानता हूं राजीव जी. देखिए जो अभी जो हम बात कर रहे हैं और महाराष्ट्र में जिस कानून के बारे में सारी जो बात चल रही है, दैट इज अर्बन नक्सलाइट. मैं आपको राजीव जी 1-2-3 से उदाहरण देता हूँ. देखिए सर उदाहरण बाद में दीजिएगा, मैंने सिर्फ ये बात आपको बोलनी थी. लेट मी गो टू योगेश चेले साहब. अभी तक डॉक्टर ढूंढे ने कुछ बोला नहीं है. He has been kind enough to join us from अकोला. वो ज्वाइन नहीं करना चाह रहे थे. क्यों नहीं करना चाह रहे थे? शायद इसलिए नहीं करना चाह रहे हो क्योंकि गणेश खानकर जी सामने हैं, शायद इसलिए नहीं करना चाह रहे हो, लेकिन आ गए हैं. इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद. योगेश चेले साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जहां तक राज ठाकरे जी का सवाल है, जो गणेश खानकर जी ने आपसे सवाल पूछा है, यू नो आई एम अ बिग फैन ऑफ राज ठाकरे साहब. राइट फ्रॉम डे वन आई हैव स्टूड बाय राज ठाकरे साहब. और मैं ये मान करके चलता हूं कि जिस दिन राज ठाकरे जी मुख्यमंत्री बनेंगे महाराष्ट्र के, उस दिन महाराष्ट्र का जो GDP होगा
महाराष्ट्र की जो जीडीपी ग्रोथ होगी वो जर्मनी के जीडीपी ग्रोथ से ज्यादा होगी जिस दिन राज ठाकरे यहां के मुख्यमंत्री बनेंगे या राज ठाकरे जी बीजेपी को ज्वाइन करके यहां के फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे। मैं उम्मीद करता हूं वो दिन जल्दी आए। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, आप मैदान में उतरिए ना, हर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आप चुनाव लड़िए। लेट अस सी वेयर यू स्टैंड। आई एम श्योर पीपल विल सपोर्ट यू सर। योगेश चिले साहब, जो गणेश खानकर जी ने आपको चैलेंज दिया है वो आप क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? सर हम तो तैयार बैठे हैं इलेक्शन के लिए। हम कब बोले कि हम इलेक्शन नहीं लड़ने वाले? हमारी सिर्फ मांग इतनी है कि जिस वोटर लिस्ट पे हम इलेक्शन लड़ने वाले हैं वोटर लिस्ट स्वच्छ हो, उसमें कोई ना हो। इसमें क्या गलत कर रहे हो जी? दुरुस्त बात। जब गुजरात मुख्यमंत्री थे तो सबको अच्छा लग रहा था। अभी वही बात माननीय राज साहब रहे तो बीजेपी को बुरा लग रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा है। Anyway, Raj Saab is very, very close to Mr. Modi. I am sure that something will happen very soon. Let me go across to Dr. Dhone. राजीव जी, लेट मी क्लियर वन थिंग। Yes. उस दिन राज ठाकरे जी ने जो क्लिप बताई वो एक बार योगेश चिले जी पूरे ध्यान से सुन ले। मोदी जी ने उस दिन इलेक्शन कमीशन पर जो आक्षेप किया था वो वहां के हिंसाचार के विषय में था जी। वहां पर जिस तरह की हिंसा हुई, आज भी मैं ये कह रहा हूं कि आज भी बंगाल और आसाम, त्रिपुरा में थोड़ा बहुत होगा, या नागालैंड, मेघालय अभी शांत है, लेकिन यहाँ के चुनाव में आज भी गड़बड़ी होती है क्योंकि वहां पर बॉर्डर क्रॉसिंग होते रहती है। नक्सलाइट वहां आज भी है। उन्होंने मोदी जी ने जो कहा था वो ये कहा था मोदी साहब चुनाव के समय अभी तक जो हिंसा होती है उस हिंसा के बारे में इलेक्शन कमीशन ने अपनी भूमिका लेनी चाहिए। शायद इन लोगों ने इन बातों को ध्यान से सुना नहीं होगा। ये मेरा मानना है, लेकिन वो क्लिप ध्यान से सुनिए आप। राइट, सो लेट मी गो टू डॉक्टर ढोने साहब। ढोने साहब। सर बोलिए सर। सर, वोटर्स लिस्ट अपडेट होनी चाहिए, ये हर एक की मांग है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 1 तारीख को तो लॉटरी निकलने वाली है सर, लॉटरी होने वाली है। इलेक्शन कमीशन तो लॉटरी लेने वाला है कि कौन से वार्ड जो हैं वो रिजर्व रहेंगे, कौन से वार्ड जो है विमेन के लिए रहेंगे, कौन से ओबीसी के लिए, कौन से SC ST के लिए। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, ब्रेन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। और जैसा प्रदीप जी कह रहे हैं बार बार, एक बार वो लॉटरी निकल गई उसके बाद तो गुड मॉर्निंग है। आपको लगता नहीं है कि अक्टूबर 31 तक का आपके पास टाइम है? सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया इलेक्शन कमीशन को कि अगर आपको कोई डिफिकल्टी है तो हमारे सामने आइए। आपको लगता नहीं है आप सब लोगों को मिलकर के, MVA के जितने लोग हैं इंक्लूडिंग राज ठाकरे साहब, आपको सुप्रीम कोर्ट के सामने जाना चाहिए कि भाई आप वोटर्स लिस्ट को अपडेट कीजिए? धोने साहब, अब आप बोलें सर प्लीज। सर ऐसा है, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि अभी चिले साहब सबसे पहले 50 लाख वोटर 6 महीने में बढ़ गए जी। तो मैंने देखा है कि हमारे अकोला कॉन्स्टिट्यूंसी का मैं 1984 से स्टडी कर रहा हूँ। मेरे पास सब कागज, मैं अभी कागज वही ढूंढ रहा था, मेरे सामने का ही कागज है कि 84 में कितने वोटर थे, फिर 89 में कितने हो गए, फिर 91 में कितने हो गए, 96 में कितने हो गए, 98 में कितने हो गए। ये जो लोकसभा का इलेक्शन हुए इतने, तो मैंने देखा है कि 5 साल में करीब 2 लाख के करीब, 1.25 से 2 लाख, 1,80,000 से 2 लाख के करीब वोटर बढ़ते हैं। 5 साल में 2 लाख वोटर बढ़ते हैं, ठीक है जी। हेलो जी जी, मैंने एक रेशो देखा है कि 5 साल में 2 लाख वोटर बढ़ते हैं जी। तो फिर 5 साल में अगर 2 लाख वोटर बढ़ते हैं तो फिर 6 महीने में, यानी इसका मतलब है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 साल में 2 लाख वोटर बढ़ते हैं तो फिर पूरे महाराष्ट्र में 5 साल में वोटर कितने बढ़ेंगे? 48 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, करेक्ट। तो 96 लाख बढ़ेंगे 5 साल में जी। तो 5 साल में ये बढ़ेंगे तो 6 महीने में 50 लाख कैसे बढ़ सकते हैं? कैसे बढ़ सकते हैं? आप अगर बोलेंगे कि पूरे महाराष्ट्र का निकालो तो मैं 94 से लेके अभी तक का निकाल सकता हूं, आपको कल परसों बता सकता हूं कि कितने वोटर बढ़ते हैं। ये तो मैंने देखा अकोला में कि इतने वोटर बढ़ते हैं 2 लाख। तो 5-6 महीने में 50 लाख वोटर कैसे बढ़ेंगे? बढ़ ही नहीं सकते। जब 6 महीने में अगर 50 लाख वोटर बढ़े हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ धांधली हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में जो हारे उससे सीख लेके
या फिर वो डर के वजह से उन्होंने बोगस वोटिंग हर स्टेट में बढ़ाए। जहां जहां उनके पास कार्यकर्ता तो है, ये तो बात तो हम मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता है, आरएसएस के कार्यकर्ता है, लोग है। अभी तो इलेक्शन कमीशन भी उनका ही है, क्योंकि हम आरोप करते हैं इलेक्शन कमीशन पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते भारतीय जनता पार्टी के लोग। वो काम ही नहीं ना, हम भारतीय जनता पार्टी पे आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन आरोप लगाते इलेक्शन कमीशन पे, और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते बचाव के लिए। इसका मतलब यही है कि इलेक्शन कमीशन इनका ही है, यही है, इसीलिए तो लेते हैं ये। इलेक्शन कमीशन को बचाने के लिए वो अलग अलग बातें बताते हैं। दोने साहब, मगर ये तो आपका लड़ाई चालू है वोट चोरी के बारे में। हर्षवर्धन सबकाल साहब ने डायरेक्टली आरोप लगा दिया है कि पीएम और सीएम दोनों बना है वोट चोरी से, ये सबकाल साहब। मगर आपका जो अलायंस, अभी जो बड़ा अलायंस है, राज ठाकरे साहब भी आए हैं, उसमें बहुत बड़ा फ्रैक्शंस आने लगे हैं। भाई जगताप ने कहा कि राज ठाकरे जी के साथ हम चुनाव लड़ नहीं सकते, एकला चलो रे, हम अकेले जाएंगे, हमको किसी के साथ नहीं चाहिए। अलग अलग जगह से अलग अलग रिएक्शंस आने लगे। तो एक गठबंधन भी संभालना है आपको, और ये वोट चोरी के आरोप भी आपको संभालना, किस प्रकार से करोगे? और चुनाव तो अभी जबरदस्त तरीके से शायद जल्दी ही होगा, बिकॉज शनिवार वाड़ा में जिस प्रकार से नमाज वगैरह इसका, तो हिंदू मुस्लिम, तो किस प्रकार से देखते हो धोनी साहब? सर ऐसा है कि ये तो अभी इलेक्शन डिक्लेयर हुआ नहीं, डिक्लेयर होने के बाद सब लोग बैठेंगे, तो ये बातें होती है, सीट ज्यादा मिलने के लिए प्रेशर टैक्टिक्स होता है हर पार्टी की तरफ से, तो वो चलता है, राजकारण में सब चलता है। तो ये जब इलेक्शन होगा डिक्लेयर, उसके बाद तय करेंगे। और ऐसा भी रहता है कभी कभी कि कांग्रेस का जो कैंडिडेट है, हो सकता है बीजेपी की वोट काटे, तो कभी शिवसेना और कांग्रेस अलग अलग भी लड़ी, तो इस तरह से भी कर सकते कि बीजेपी के वोट जो काट सकते हो वैसा कैंडिडेट, ये रणनीति भी रह सकती है। तो कोई अलग लड़ने से ऐसा थोड़ी है कि दुश्मनी हो गई या कुछ मतभेद हो गया, ऐसा है नहीं। लेकिन सर एक चीज तो है, आपके जो जितने लोग एटलीस्ट मुंबई के जो हैं, मैं मुंबई की तो बात बड़े आराम से कर सकता हूँ, आपके जितने लोग हैं, कांग्रेस के जितने लोग हैं मुंबई में कॉर्पोरेशन इलेक्शन के लिए, वो शुरू से आज तक, जब से मुरली देवरा साहब यहाँ पे प्रेसिडेंट थे, तब से आज तक उनका यही कहना है कि कॉर्पोरेशन में भी अगर आप अलायंस कर लेंगे तो हमें मौका कब मिलेगा, एटलीस्ट कॉर्पोरेशन में तो हमें अकेले लड़ने दीजिए, देखते हैं क्या होता है। ये कांग्रेस की, जो आपके कांग्रेस के वर्कर हैं, फिर वो चुनाव कब लड़ेंगे सर? जो बेचारा नीचे का वर्कर है, उसने 10-10, 20-20 साल, 30-30 साल लगा दिए, अगर उसको कॉर्पोरेशन में भी लड़ने को नहीं मिलेगा, अलायंस के अंदर आपका कोई शिवसेना को चला गया, एनसीपी शरद पवार जी को चला गया, या राज ठाकरे साहब को चला गया, तो फिर वो कब लड़ेगा बेचारा? डॉक्टर धोनी नहीं, वो तो ठीक है सर, लेकिन वो वक्त पे सब नेता बैठ के तय करेंगे कि क्या पोजीशन है, और भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अगर मुंबई चली गई तो फिर इसका मतलब गुजरात में चली गई, ये है, सब गुजराती लोगों के हाथ में आएगा, गुजरात के लोगों के हाथ में आएगा। वैसी उनकी इच्छा है, वही गिफ्ट सिटी जो मुंबई में है सर, हकीकत है, जो गिफ्ट सिटी है, इसमें क्या गलत है? जो गिफ्ट सिटी मुंबई में आने वाली थी, वर्ल्ड सेंटर, जो इसका फाइनेंस, इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर, मनी ट्रांजैक्शन की जो गुजरात में गया, और इनको गुजरात से हर ट्रेन, बुलेट ट्रेन इनको गुजरात से कनेक्टेड चाहिए जी। तो यानी हमको तो लगता है मोदी जी है गुजरात के प्रधानमंत्री है। अच्छा, एक चीज मैं आपको, इलेक्शन जो वोट चोरी के खिलाफ आपका जो संघर्ष है, वोट चोरी का, देखिए ये वोट चोरी का जो मुद्दा अभी ये लोगों ने किया, अभी जो बीजेपी के जो मोहर साहब का मुद्दा आ गया, आपके पास आ रहा, जैन समाज को भी नहीं छोड़ रहे, जैन समाज वोट चोरी जो दोनों साहब, एक प्रश्न सुनिए, आपका वोट चोरी के जो कैंपेन है वो राज ठाकरे साहब का जुड़ने के बाद, दोनों साहब 2 मिनट सुनिए ना, प्रश्न सुनिए ना, राज ठाकरे साहब के जुड़ने के बाद आपका जो वोट चोरी का संघर्ष है ना, उसमें बहुत जबरदस्त ताकत आ गया है कि सब लोग को अभी लगता है, अब तक किसी को लगता नहीं था कुछ होने वाला है। राज ठाकरे साहब के साथ जुड़ने के बाद आपके वोट चोरी का कैंपेन में दम आ गया है। राज जी आए थे इलेक्शन ऑफिस में, वहां पर बैठ के उन्होंने पूछा वीवीपैट क्यों नहीं है, आंकड़ा दिया 9.6, सुधारेंगे कभी, सुधार अगर नहीं होता है तो इलेक्शन नहीं होने दूंगा। तो ये पूरे महाराष्ट्र के लोग जब देखे तो उनको लगा कि अब कुछ निर्णायक चीज होगा।
मगर आपके पार्टी अगर राज ठाकरे साहब को अटैक करने लगे तो आपके जो कैंपेन है वोट चोरी को आपको नहीं लगता है कि एकदम ढल जाएगा? धोनी साहब, कहाँ अटैक नहीं किए उनपे, किसी ने उनपे आरोप नहीं लगाया। भाई राज ठाकरे साहब भाई जगताप ने अटैक किया। स्क्रीन पे दिखा रहे हैं भाई कि राज ठाकरे साहब तो मेन नेता के जैसे बैठे बोल रहे, सब नेता नहीं, हम लोग- महाविकास आघाड़ी के तरफ से वो बोल रहे हैं, पहली लाइन में बैठे और बोल रहे हैं, वही सब बता रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, अगर कांग्रेस को अगर विरोध रहता था तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब आगे नहीं बैठते, यानी वही नहीं संभालते थे पूरा मोर्चा। सर उसके बाद वो- भाई जगताप जी ने बोला है ना सर कि हम राज हाँ? ठाकरे के साथ नहीं नहीं जा वो ठीक है सर ये बोलना है, ठीक है कि भाई देखिए कि भाई हमको अलग लड़ना है, कार्यकर्ताओं को भी देखना पड़ता है, कार्यकर्ताओं की भावनाओं को भी सर, देखना अलग पड़ता है। लड़ना सब अलग बातें बात रहती है। है। अब सब टीवी के सामने बताएंगे तो बहुत अच्छी बात नहीं हो। सर अलग लड़ना अलग बात है, ये स्पेसिफिकली कहना कि राज ठाकरे जी के साथ हम नहीं जा सकते, ये अलग नहीं बात ऐसा कहाँ बोले उन्होंने, ऐसा बोला है। ऐसा बोले। भाई जगताप ने बोला है। सर, भाई राज जगताप ठाकरे जी ने नहीं बोला। सुनिए, वो भाई जगताप साहब ने बोले कि राज ठाकरे तो छोड़िए, हम उद्धव ठाकरे साहब के साथ भी नहीं बैठेंगे महानगर पालिका में, ये बोला है, यही शब्द है उनके, मैंने देखा है वो। तो यही सर, शब्द ये है, क्या राज करने ठाकरे तो वाले हैं छोड़िए, आप, हम ये उद्धव ठाकरे साहब बताइए। के साथ भी नहीं बैठते। तो सर ऐसा बोला। लेट्स कम डाउन टू ब्रास टैक्स, लेट्स कम डाउन टू द ग्राउंड लेवल। क्या करने वाले हैं आप? अगर मान लीजिए, यही सवाल मैंने योगेश चिल्ले साहब से भी पूछा था, राज ठाकरे जी की पार्टी से, आपसे भी पूछ रहा हूं, आप क्या करने वाले हैं? फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन कमीशन कहती है कि वी विल नॉट अपडेट द वोटर्स लिस्ट। जहां तक हम लोगों का सवाल है, वोटर्स लिस्ट अपडेटेड है। अभी तो असेंबली के चुनाव हुए हैं, उसमें उसकी जो लिस्ट है वही लिस्ट है, और थोड़ी बहुत जो बाकी उसमें जो त्रुटियां थी वो हम लोगों ने ठीक कर दी हैं। फिर आप क्या करेंगे? व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? डॉक्टर ढोने, क्वेश्चन इज हाँ, यू सर। क्या बोल रहे हैं सर? मैंने ये कहा कि अगर मान लीजिए इलेक्शन कमीशन कहती है कि हाल ही में असेंबली इलेक्शंस हुए हैं, उसमें वोटर्स लिस्ट अपडेट कर दी गई थी और बाकी जो थोड़ी बहुत त्रुटियां थी वो हमने ठीक कर दी हैं, फिर आप क्या करेंगे? नहीं ठीक है, वो तो शुरू है सर। हमने हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है हर्षवर्धन सपकाल साहब ने जैसे अभी वोटर लिस्ट जारी किए, उसके बाद उन्होंने बोला है कि आप ये वोटर लिस्ट हर एक गांव में जाओ और वहां पे उसको मराठी में बोलेंगे वाचन, तो वो बताओ, पढ़ के बताओ कि वो लिस्ट में कौन कौन से नाम हैं। वो शुरू है, वो प्रोसीजर शुरू है। अब जिस पे होगा ऑब्जेक्शन तो हम ऑब्जेक्शन लेंगे। सर लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं सर, ये सब करते हैं सर, लेकिन जैसे राज ठाकरे साहब ने कहा है, राजीव जी, मैं आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं। एक मिनट सर बोलिए, चलिए आप ही बोलिए सर, अब बोलिए खनकर साहब। ढोणे साहब ने जो बात कही ना साहब, मैं ढोणे जी आपसे यही तो विनती कर रहा हूँ कि जो वोटिंग लिस्ट चुनाव आयोग देता है, वो यदि हमारे कार्यकर्ता पढ़कर उसको चेक करते तो आपको किसने रोका है भाई? आप क्यों नहीं करते? आप चुनाव हारने के बाद क्यों इल्जाम लगाते हो इलेक्शन कमीशन पे? नहीं सर, हाँ वो इसीलिए कि इतने भी बेईमानी कर सकता है कोई, इतना मालूम नहीं था ना। इस हद तक बेईमानी हो सकती, इसका अनुभव नहीं था हमको। बराबर है। हाँ, इतने हम कम बेईमानी करने में हम जरा कमजोर है। आप उसमें बहुत यानी पुराने जमाने से आप बेईमानी में एक नंबर है। पुराने जमाने से, वाह, सुप्रीम जबरदस्त कोर्ट बेईमानी करता है, सुन लीजिए आप जी। अरे यार, सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन छोड़ दो, मत बोलो। सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला है कि मैंने राम मंदिर का जो किया तो ये श्रद्धा के बेस पे किया और मैंने भगवान को साक्षी रख के किया। अरे आप गवाह देखना था, गवाह के बेस पे किया, ऐसा बोलना चाहिए। वो चंद्रचूड़ साहब को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने जो बोला, उनको शर्म आनी चाहिए कि मैंने भगवान का नाम लिया और फिर उसके बाद में मैंने ये किया। अरे आप गवाह देखो, आप बोलो कि हमने गवाह देखे, उसके बाद हमने राम मंदिर का निर्णय लिया, ये बोलना चाहिए था। देखो राम मंदिर बना, सबने स्वागत किया, कांग्रेस ने भी स्वागत किया, सब पार्टी ने स्वागत किया। और राम मंदिर की जो शुरुआत तो राजीव गांधी ने शुरुआत की थी भैया, आपने क्या किया था? ढोणे साहब, मैंने ये नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपने यदि ये बात कही है तो मैं आपको ये बता देता हूँ। मैं हिंदू हूँ, जब मैं जन्मा तो मेरे माँ बाप ने राम राम कहा था, जब मैं मरूंगा तो दौलतनगर की स्मशान भूमि में जाते समय लोग मेरे लिए जय राम श्री राम कहेंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यदि आपको आपत्ति है हिंदू होने के बावजूद तो एक बार कहिए। आप ये बोल नहीं सकते कि किसी जज ने ये कहा कि मैंने भगवान का नाम लेकर मैंने निर्णय दिया। हम भगवत गीता की कसम खाते हैं, मुस्लिम कुरान पर हाथ रखता है, क्या बात करते हो आप? सर ऐसा है, सुनिए अभी एक बात सुनिए, हम बोलते हैं राम राम,
शर्म नहीं आती? भैया हम अपने जब भी आप मिलते हैं हिंदू किसी मत को बोलो। राम राम बोलते हैं। आप कहाँ राम राम बोलते शर्म नहीं हैं? आती? आप तो जय श्री राम बोलते हैं। आपको ये शर्म तो नहीं आती? पॉलिटिकल आप नारा हिंदू बना मत दिया बोलते आपने, आपको। जय श्री राम। ये कौन सी बात है? ये राम राम ये जो है ये है। हम तो राम बोलते हैं। अरे कुछ मत हम तो बोलिए। राम ही बोलते हैं भैया, आप नहीं बोलते राम। आपको शर्म आपने आनी तो राम को एक इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन जीतने का एक जरिया बना लिया। कोई भक्ति भाव नहीं है आपके दिल शर्म आनी में, चाहिए सब आपको, ढोंगी आप लोग हैं बात मत आपके। करिए। वो प्रमोद महाजन कहा भगवान पे विश्वास रखते थे। अडवाणी तो राम की जो है अकेले में मजाक उड़ाते थे, उनकी बहू ने बोला है ये। जिन्होंने राम रथ यात्रा शुरू किया ना, वो साहब, बात अडवाणी करते जी हो, का आपको कोई शर्म भगवान पे आनी राम चाहिए। राम की, वो तो उनकी किसी बहू ने सुप्रीम बताया कि कोर्ट के राम के जज मजाक के बारे में उड़ाते थे। आपके कोर्ट और करते हो। प्रमोद महाजन की बीवी ने बताया जब वो एडमिट थे राजू जी, कि ये हद हो गई प्रमोद है। महाजन कांग्रेस कोई के लोग भगवान क्या पे बात विश्वास करेंगे? रखते नहीं थे ये ना। ठीक नहीं प्रमोद है, महाजन चैनल का पे राम सर, ढोरे विश्वास साहब, था, आपका काम कर ना रहे हैं। अडवाणी जी का विश्वास था। अरे क्यों इनको तो क्यों वोट डिस्टर्ब के हो लिए रहे हो राम सर का आप, नाम का खानगर उपयोग साहब? करना था। राम ही क्यों? क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में राम चलते हैं। राम जो है पूरे हिंदुस्तान में चलते हैं, महाराष्ट्र में चलते हैं, उत्तर प्रदेश में चलते हैं, बिहार में चलते हैं, सब हिंदुस्तान में राम चलते लेकिन हैं। आपने क्या किया इसलिए था राम सर? को सर पकड़े। सर 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 और सर इनकी सर सुषमा थोड़े स्वराज सर, ने बोला था, क्षमा चाहता हूं। सुनिए, साहब, सुषमा स्वराज ने बोला था कि आप क्यों मंदिर क्यों नहीं बनाते? साहब, क्षमा चाहता हूं सर, क्षमा चाहता हूं। आप में थोड़ी भी नीतिमत्ता जिंदा होगी तो कम से कम राजीव गांधी ऊपर गए, उनसे बात कर लो। जो सुप्रीम कोर्ट में शाहबानों के विषय में निर्णय दिया था, उसे आपने एक संसद में क्यों बदली किया? फिर और राजीव उस गांधी जी से ऊपर जाकर पूछ कर आओ। क्या बात करते हो आप? नहीं, वो तो ठीक है, वो तो गलती हो गई थी हिंदू कांग्रेस कहलाने की। के लायक हो क्या आप वो लोग? कांग्रेस की शर्म गलती आनी हो चाहिए गई, आपको। हिंदू लोग नाराज हो गए, ये तो बात है, अपने ये आप को हिंदू ठीक मत है। कहलाओ। ये नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन हो गया। लेकिन ये क्यों भूल रहे हैं आप कि राम मंदिर का ताला राजीव गांधी ने खोला था? और भैया अरे तो सुप्रीम हम कोर्ट क्यों आपका नहीं है हम ना? गलत क्या कहेंगे भाई? फिर बोला सुप्रीम था कोर्ट ने, उन्होंने, सुनिए लेकिन सुनिए, बंद भी तो सुप्रीम, करवाया। आप क्यों बोलते हैं राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी ने बनाया? योगेश भारतीय चिले जनता पार्टी ने साहब, निर्णय दिया था कि कोर्ट को, आपने बोला था क्या सुप्रीम कोर्ट को? अपने आप पर सुप्रीम शर्म कोर्ट करो। को, नहीं सुनिए, हिंदू सुप्रीम कहलाते हो कोर्ट आप को लोग। भारतीय जनता शर्म पार्टी के करो, नेता ने शर्म। बताया था कि ऐसा डिसीजन दो। वोट के लिए सुप्रीम कितने कोर्ट ने गिरेंगे आप डिसीजन लोग? दिया है राम मंदिर बनना चाहिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है? अच्छा चिले क्या रोल साहब, है? आपने बनाया, कैसा बोल रहे हैं चलो, आप? आपने कहा बनाया? वो तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था। हमारे हिंदू समाज ने घर जाकर पैसे जमा किए। आपके और तो संजय खा राउत लिए ने पैसे आपने, मंदिर के नाम से जो जमा किए पैसे खा लिए सर आपने। हाँ ठीक है। अरे आप खा लिए पैसे, उसका हिसाब भी नहीं दे रहे आप लोग। आपको हिंदू मत कहलवाओ। अरे धर्म का आपने धंधा बना दिया शर्म सर। आनी चाहिए आपको, हिंदू चिले धंधा साहब, नहीं, भारतीय योगेश जनता चिले पार्टी ने साहब, धर्म का धंधा बना दिया, पैसे खा रहे हैं योगेश चिले उसमें। साहब, आपने गणेश उसका कानकर हिसाब भी नहीं दिया। विश्वेंद्र गणेश परिषद कानकर ने पूरा बजरंग दल ने, इलेक्शन और का जिसने प्लान राम ओपन कर मंदिर दिया का है आंदोलन कि जिसने शुरू किया, बीजेपी विनय का कटिया ये कहाँ प्लैंक है, विनय हिंदू कटिया? मुस्लिम, और दोने साहब को भी कहाँ उसमें विनय लपेट कटिया? लिया एक है, मिनट, वो और विनय दोने कटिया साहब को भी कहाँ लपेट है? लिया, दोने साहब भी वही रहा कर। चिले साहब, शनिवार वाड़ा नमाज को आप किस प्रकार से देखते सर हो? सर एक मिनट, शनिवार वाड़ा की बात बोलता हूँ। शनिवार वाड़ा में मस्तानी ने नमाज नहीं पढ़ी होंगी? पड़ी थी। फिर आप क्यों नहीं? अरे ये तो ये लोग है, ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्वज लोग हैं, जो मस्तानी, जो इन्होंने, पेशवा ने उसके साथ, बाजीराव ने उसके साथ शादी की है, तो उसको तो हिंदू मान लेना चाहिए। उसके बच्चे को तो इन्होंने हिंदू मान लेना चाहिए था। माना था। इन्होंने उसके बच्चे को हिंदू कहाँ माने? किसने बोला नहीं माना? इस देश में, He was there in the third देश battle of में नहीं, Panipat. दुनिया में बाप की जात लगती है बच्चों को। सर पूरी हिस्ट्री तो पढ़ ले। नहीं, मुझे मालूम है सर, बाजीराव सुनिए, और सुनिए। मस्तानी जी का जो सुनिए। बेटा था, क्या नहीं, नाम नहीं, था नहीं, उसका? उस वक्त जंग बहादुर। ब्राह्मणों ने उसको अरे नहीं वो माना महाजी सर, सिंधिया के मस्तानी। साथ लड़ा है भाई, लड़ा है वहां से, वीर गति को प्राप्त हुआ है। वंशज इंदौर में मुसलमान है, मुसलमान। सर क्या बोल रहे हो सर? नहीं चिले साहब, हाँ, आपको चिले साहब, क्या ये लगता है बाजीराव आपको के जो वंशज ये हैं, जो इलेक्शन मस्तानी का से हुए, तैयारी उनके जो शनिवार वाला से पोते हुआ है? होते हैं, योगेश इंदौर चिले जी, में है सर, वो मुस्लिम है। ये यो- क्या बात करते हैं? हिंदुत्व की बात करते हैं। योगेश चिले जो जी, मस्तानी ने किस शादी प्रकार की, से उसको आप तो नहीं शनिवार माना। वाड़ा के इवेंट को मस्तानी किस ने प्रकार नमाज से नहीं पढ़ी देखते हो? वहाँ पे शनिवार वाड़ा में। योगेश चिले जी, किस प्रकार से देखते हो शनिवार वाड़ा वाले इंसिडेंट? क्या ये पूरा बीजेपी का एक स्ट्रेटेजी बन गया है कि अभी चुनाव है, हम पूरे पोलराइजेशन कर देंगे पूरे महाराष्ट्र को? किस प्रकार से देखते हो आप? आवाज आती है? चिले साहब, सर आपने योगेश चिले साहब, आप सुन लिया ना, शनिवार वाड़ा के इवेंट को किस प्रकार से देखते हो आप? नहीं, मुझे सिर्फ एक ही सवाल पूछना है। जी बोलिए सर। शनिवार वाड़ा में नमाज पढ़ी गई, मुझे भी बुरा लगा,
जी लेकिन क्या बीजेपी वालों को रियाज अली घर पे नाचा नहीं लगता है। आपको शनिवार वाड़ा में नमाज पढ़ी गई तो बुरा लगता है, लेकिन रियाज अली घर पे नाचता है तो बुरा नहीं। कौन सा डबल स्टैंडर्ड है? आई कांट हियर दिस, व्हाट डिड यू से सर, कुड यू रिपीट दैट सर? चिले साहब क्या बोला आपने? एक बार दोबारा बोलें सर प्लीज, सॉरी आई कुडंट हियर। ने ये कहा कि शनिवार वाड़ा में अगर कोई नमाज पढ़ता है तो बुरा लगा, मुझे भी बुरा लगा क्योंकि मैं हिंदू हूँ। बीजेपी के हिसाब से मुझे भी बुरा लगा, लेकिन बीजेपी को जब मुख्यमंत्री के घर पे रियाज अली डांस करता है तो बुरा नहीं लगता है क्या? अच्छा, मिसेस फडणवीस तब के वो साथ मुसलमान नहीं रहता है क्या? सिर्फ डांसर देख जी नहीं, लेकिन योगेश चौधरी साहब आप ये बताइए, आपने दोनों लोगों को सुना, कांग्रेस भी अब आज की तारीख में मेरी समझ में तो बीजेपी की मदद कर रही है। ये हिंदू मुस्लिम करके वो तो सारा हिंदू वोट बीजेपी को जाने वाला है सर। आपको लगता नहीं कि आपको कांग्रेस को समझाना पड़ेगा, आपके नए अलाई हैं, कि भैया जरा एक संयम बरतो, इत्मीनान से रहो, बैलेंस में चलो। चिले साहब प्राइस राइज की बात करो, कीमतों की बात करो, पेट्रोल की कीमत की बात करो, उड़द की दाल की बात करो, तूर दाल की बात करो, ये बात आप लोग करते नहीं है सर, क्यों नहीं करते? चिले साहब आपको आवाज आ रही है कि नहीं? योगेश चिले साहब, कैन यू हियर मी सर? सर देखिए मुझे आवाज। सर योगेश हाँ, चिले साहब अभी बोलिए सर। आपके खिलाफ साजिश है सर, मैं बता रहा हूं आपको। हमारे यहाँ पे बीजेपी के बहुत लोग हैं अंदर, मैं आपको बोल रहा हूं सर, आपको सुनने नहीं दे रहे। तो योगेश चिले साहब आपको लगता नहीं है कि मुंबई शहर हो, नासिक हो, नासिक तो आपका गढ़ है, पुणे हो, बाकी हर जगह पे हो, वहां पे कीमतों की बात करनी चाहिए, नौकरियों की बात करनी चाहिए, पेट्रोल की कीमत की बात करनी चाहिए। इसके बजाय डॉक्टर ढोने भी हिंदू मुस्लिम बात कर रहे हैं। सर जितना आप हिंदू मुस्लिम करोगे नहीं नहीं, मैं मेरी बात पूरी नहीं हुई सर, क्योंकि मुझे सुनाई नहीं दे रहा हाँ, था। बोलिए सर, आप मैं बोलिए। वही घोड़े साहब को बता रहा था कि आप बीजेपी के ट्रैप में मत फंसिए। फंस गए। आप उनको बताइए कि जो जज के सीट पे बैठा है उसके लिए नियम अलग रहते हैं, और जो गवाही दे रहा है उसके लिए नियम अलग रहते हैं। तो जो जज के सीट पे बैठता है उसे किसी भी धर्म का पालन करने की उस सीट पे बैठ के अनुमति नहीं है। ये आपको बताना है, आप उनके ट्रैप में मत फंसिए। ये आपको बार बार धर्म के ट्रैप में फंसाएंगे और आप बार बार हिंदू मुस्लिम में फंसते जाएंगे। उससे अच्छा है आप डेवलपमेंट पे ही बात करते रहिए। आप बात करो 1 साल में नौकरियां कितनी उत्पन्न की है, आप बात करो इस बार जो 61,000 करोड़ आपने फार्मर्स के लिए डिक्लेयर किए थे उसमें से सिर्फ 6,500 ही अब तक उनको क्यों मिले? आप हिंदू मुस्लिम पे बिल्कुल बात मत कीजिए। जी अरे सर मैंने सीरियस सवाल पूछा है। आपने 31,000 डिक्लेयर किए थे, उसमें से सिर्फ 6,500 फार्मर्स को मिले हैं अब तक। उनकी जी। दिवाली काली हुई है, इसके जिम्मेदार आप है। खानकर साहब, बोलिए। खानकर साहब, ये खानकर साहब, शरद पवार जी ने जैसे चिले साहब ने बोला कि इट इज अ ब्लैक दिवाली, काला दिवाली है। शरद पवार जी बोले कि दिवाली हम नहीं मना सकते, ये काला दिवाली है। वैसे ही फार्मर्स को जस्टिस ने मिला। शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, फार्मर्स को जस्टिस ने मिला। राज ठाकरे जी, फार्मर्स को जस्टिस ने मिला। हर्षवर्धन सतपाल जी पहले से चिल्ला रहे हर किसानों को जस्टिस नहीं मिला। तो सबके तरफ से काला दिवाली है। खानकर साहब, ऐसा है प्रदीप जी, एक तो जिनको लगता है काली दिवाली है तो न मनाएं। उन किसानों को जो देना है साहब, उनके अकाउंट्स में पैसे जाना प्रारंभ हो गए। शिंदे गुट की ओर से मदद जा रही है, हमारी ओर से हम मदद दे रहे हैं, किसानों से हम बात कर रहे हैं। आप कितना झूठ बोलोगे? 2 दिन पहले अरे कभी तो सच केंद्र बोलो। सरकार से भी सिर्फ 6,500 करोड़ रुपया फार्मर्स के अकाउंट पे गए हैं अब तक, और जो ऊपर के 25,000 करोड़ है वो जो पहले से योजनाएं थी, स्कीम्स थी, उनका पैसा आपने दिखाया। ये दोनों मिला के 31,000 बता के आप फार्मर्स को मूर्ख बना रहे हैं क्या? थोड़ा तो सच बोलो महाराष्ट्र से। इनकी दिवाली काली हुई है आपके सच वजह बोलने का से, ठेका आपने और लेके रखा है आपको क्या? उसकी उस बात की आपको लज्जा सच नहीं बोलने का आती, ठेका और आप आपने हंस लेके रहे। रखा है क्या? आप उनकी दिवाली काली हुई और आप हंस सच रहे। बोलने का आपको ठेका शर्म आपने आनी लेके चाहिए। रखा है क्या? आपको शर्म नहीं आती?
आपको अरे शर्म नहीं फार्मर्स की आती? दिवाली काली हुई है और आप हंस रहे हैं। पाला बदलने वाले लोग, आपको शर्म नहीं आती? आपके बच्चे दिवाली आपको दिवाली शर्म नहीं कर आती? रहे हैं, उनके बच्चे नहीं कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए उस चीज आपको की शर्म आनी जिसके लिए चाहिए आप ये हंस रहे बात हैं। करते हुए। आपको शर्म नहीं आती? आपको शर्म आनी चाहिए। आप हंस रहे हैं। नेशन नाउ जी। सर। तो सर 6,500 करोड़ अभी तक गए फार्मर्स के अकाउंट्स में, बाकी कब राजीव जी आएंगे सर? पैसा जाना अभी प्रारंभ हो चुका है और ये जी। बात हुई थी अरे नहीं दिवाली जाएगा, के राजीव बाद जी, ये में झूठ बोल रहे पैसा हैं, जाना नहीं प्रारंभ जाने होगा। वाला है। अब ये क्योंकि इनको जो पता नहीं है तो 25,000 हम क्या करोड़ कर सकते हैं? इन्होंने दिखाया है वो अब इनको जुने पता वाले नहीं स्कीम के है दिखाए कल हैं। 1500 वो करोड़ पुराने रुपए स्कीम केंद्र के हैं, सरकार ने जो उनको जो देने मिलने थे वाले वो थे, भी इनको इनका क्या दिए। संबंध है अब उससे? इनको पता नहीं है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई? सर अब योगेश इनको- चिले अब साहब का ऐसा ये है, कहना देखो है। इनकी राजीव जी ऐसा है, देखो इनकी दिक्कत ये है, ये 1 साल पहले हिंदुत्व रक्षक थे, एक इनका साल के बाद शायद में अब ये इनका कांग्रेस के साथ धनखड़ जाकर साहब का बैठे। शायद क्या शायद करना शायद क्या चेहरा नहीं, ही ऐसा ये हो, इनका विषय वो है। गंभीर हमें- बात हमें पे भी इसमें हंस रहे कोई हैं, आपत्ति शायद नहीं चेहरा है। ऐसा हो हमें सकता है। कोई आपत्ति नहीं है। इनको धनखड़ जिनके साहब, साथ ये जाना है वो देवाशीष जाए। मोहंती का एक लेकिन प्रॉब्लम मेरी था, इतनी वो विनती है जब भी कि सीरियस योगेश भाई होते थे तो वो थोड़ा हंसते थे, अध्ययन उनका करके ऑपरेशन Gentlemen, हुआ था। can I say आपका भी something? वैसा हुआ है क्या? यार यानी कांग्रेस के योगेश साथ चिले में साहब, आप आपकी यार आपका अपनी सवाल मैं आरोप पूछ लगा रहे हो लूं, यार। आप ही का सवाल पूछ लूं गणेश कानकर साहब से। सर आदरणीय सम्मानीय हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं देवेंद्र फडणवीस साहब, वेरी गुड चीफ मिनिस्टर। उन्होंने ये कहा था कि दिवाली के पहले ये सारा 31,500 करोड़ बढ़ जाएगा, फार्मर्स के पास आ जाएगा दिवाली के पहले। योगेश चिले साहब कह रहे हैं कि सिर्फ 6,500 करोड़ गया है। कहां तक सच है सर, बोलिए गणेश कानकर साहब प्लीज। प्लीज थोड़ा सा सवाल रिपीट कीजिए ना। मैंने ये कहा कि देवेंद्र फडणवीस साहब ने ये कहा था कि दिवाली के पहले पहले फार्मर्स को पूरा रिलीफ मिल जाएगा। उन्होंने ये कहा था, उनकी स्टेटमेंट है सर, अगर आप चाहें तो मैं सुनवा देता हूं आपको। एक बार नहीं 3-4 बार राजीव बोला जी, है। सुनिए अब आप सुनिए बोले, मेरी बात। बोलिए। ऐसा है कि फार्मर्स को पैसा जाना प्रारंभ हो चुका है। आपने जो बात कही कि दिवाली के पहले होना चाहिए था, मैं ये बात कह रहा था क्योंकि योगेश जी वहां से चिल्ला रहे थे। देखिए ऐसा है, कल 1500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त मदद भी और आ चुकी है जी जो हमने आंकड़े पहले दिए थे, उतने पैसे सब जगह पर जाने वाले हैं। जी मैं आपको एक बात बता देता हूँ, देखिए काली दिवाली ये सारी बातें राजनीतिक लोग ही कर रहे हैं। किसानों के पास पैसा जाना प्रारंभ हुआ। जिन किसानों की खेती पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है उनको तो लाखों में देकर, यानी अब वो कोई हम बड़ा काम नहीं कर रहे, लेकिन वो पूरी तरह से फिर से खेती लायक करने लायक जमीन हो, जितनी मदद लगती है वो पूरी की पूरी हम दे रहे। हमने आंकड़े दिए और मैंने यही कहा कि कल तो 1500 करोड़ अतिरिक्त आ भी चुके हैं। देखिए राजीव जी, हम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। आज तक जो मदद नहीं हुई थी वो मदद देने का काम हम कर रहे हैं। अब ये दिक्कत है कि भाई अब ऐसा है कि विरोधी पार्टी के लोग हैं, बात तो करेंगे, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं, वो मोर्चा निकाले क्योंकि उनको काम ही वही है। 4 पार्टियां एक साथ आई है तो कार्यकर्ताओं का मनोमिलन होना चाहिए, साथ में बात करनी चाहिए, होना चाहिए। मैं खाली एक बात राजीव जी मुझे लगता है मैंने आज कहनी चाहिए। देखिए ऐसा है कि हम जब टीवी पर लाइव बैठते अपनी पार्टी की भूमिका रखते हैं तो मुझे पता है कि मुझे क्या कहना चाहिए। ये योगेश चिले जिनके बारे में बात करने के लिए आज यहाँ पर बैठे हैं, उनको ये पता होना चाहिए, और जिसके बारे में मैंने पहले कहा कि भाई राज ठाकरे जी का फैन तो मैं भी था, विद्यार्थी दशा से उनके भाषण सुन रहा हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है। विचारों से सहमति होना नहीं होना ये अलग बात होती है, उनकी शैली, उनके बात करने का तरीका, उनका एक ग्लैमर है, सो है ना, जो व्यक्ति माइकल जैक्सन को ला सकता है उस व्यक्ति के ग्लैमर के बारे में बात करने में कोई मतलब सवाल ही नहीं होता है। बात यह है साहब कि जो राज ठाकरे जी है, उनके पिताजी थे श्रीकांत ठाकरे जी, उनके पिताजी थे प्रबोधनकार ठाकरे। प्रबोधनकार ठाकरे जी ने जो हिंदुत्व की भूमिका रखी वो एक बार ये शायद पढ़ ले, नहीं पढ़ा होगा तो आज वो विषय नहीं है, लेकिन श्रीकांत ठाकरे जी एक बड़े संगीतकार थे, बड़े संगीतकार थे। मोहम्मद रफी जी के गाने उन्होंने गवाए मराठी में। मोहम्मद रफी जी मुस्लिम था ये देखकर गाने गवाए क्या? यानी उदाहरण देते समय कम से कम इसका तो लिहाज करो, हम क्या बात कर रहे हैं। सर जी ने ये बात कही, आपकी भूमिका विसंगत है, वही मैं बता रहा हूँ। जरा अब बीच में मत बोलिए, आपकी भूमिका डबल स्टैंडर्ड की, यही मैं बता रहा हूँ आपको। चंद्रचूड़ जी ने ये कहा कि मैंने भगवान का नाम लिया। आपके मोदी साहब कोर्ट में जाए या कोई भी कोर्ट में जाए, दिन भर चिल्लाते तो जब रहते बात हैं होती देश है, में गोमांस, तो हिंदू देश में गोवंश बंदी होनी चाहिए। अरे वो गोमांस चंद्रचूड़ होनी चाहिए, नागपुर के दिन थे भर ना, नागपुर चिल्लाते हैं। के। और आपके मोदी साहब इंटरव्यू में क्या कहते हैं, मेरे दोस्तों के गोमांस के कारखाने हैं,
मेरे दोस्त प्रोडक्शन निकालते हैं गोमांस के। ये डबल स्टैंडर्ड है ना, जो आप आज तक हिंदुओं को बताते रहे हैं ना, यही हमको रोकना है अभी। पिले जी, आपका अभिनंदन करता हूँ। भूमिका बदली है आपकी, आप जितनी गालियां दे सकते हो हमको दे दो, क्योंकि दूसरा धंधा। अरे मैं सच बता रहा हूँ, आपको आईना दिखा रहा हूँ, बोलना है आप बोलो। मैं आपको आईना दिखा रहा हूँ। मोदी साहब बोले नहीं क्या, जो गोमांस के फैक्ट्रीज है मेरे दोस्तों की है, ये बात उन्होंने कही कि नहीं? आप बोलो मुझको, उन्होंने कही कि नहीं? बोलो मुझको। मैंने क्या कहा? मोदी साहब बोले कि नहीं गोमांस के कारखाने मेरे दोस्तों के हैं? बोले कि नहीं? हमारे साथ थे शिवाजी पार्क के पर आप बोले मोदी कि नहीं? के उतना साथ बताओ बैठे आप थे। मुझको, बाकी मत आपकी बताओ। बोले मजबूरी, कि आप नहीं? जितना बोल सकते हो बोलो। अरे बोलो ना, मोदी साहब बोले, छाती ठोक के बोलो, मोदी साहब बोले ऐसा। क्यों क्या हिंदुओं कहा? को मूर्ख बना रहे हो आप? गणेश खानकर साहब, सर। खानकर साहब, मैं आपसे पूछता हूं, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। शनिवार वाड़ा में ऑब्जेक्शन लेने वाले बीजेपी के एमपी बहुत एक्टिव हो गए वहां पर कि ये नहीं होना चाहिए नमाज वगैरह, और शुद्धिकरण भी किया उस जगह का। मगर अपोज करने वाले अजित पवार के पार्टी, अपोज कर रहा अजित पवार के पार्टी, बाकी एमवीए का कोई दल वहां पर नहीं है। यानी इट इज बीजेपी वर्सेस अजित पवार। ये क्या चल रहा है? सब जगह यही पर हो रहा है, शोलापुर में भी वही चल रहा है, बीजेपी वर्सेस। तो क्या ये स्ट्रेटेजी नहीं दिख रहा है? ये टोटल स्ट्रेटेजी ऐसा लग रहा है कि फडणवीस साहब ने, देवा भाऊ ने क्रिएट किया है। विरोध करो, और उसका विरोध करने वाला भी अपनी ही पार्टी का। किस प्रकार से देखते हो मैं आप? बताऊंगा इसका। हाँ बोलो आपको बोलो। बता दो नंबियार जी, हाँ। एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मुझे जाना भी है। हाँ। ऐसा अरे है, रुको सर, एक हिंदुत्व मिनट मेरी के बात नाम सुन के पे जाओ सर खानकर हम साहब। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अजीत पवार जी की पार्टी की भूमिका वो रखे, हिंदुत्व के नाम पर हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। दूसरी बात, हम साथ में यदि काम कर रहे हैं तो शिंदे जी के साथ में वो शिवसेना से बाहर निकले, हिंदुत्व की विचारधारा लेकर, उनके साथ में अलायंस विचारों का है। अजीत पवार के साथ में हमारा अलायंस स्ट्रेटेजिकली है, उनकी भूमिका उनके साथ है। सत्ता क्या के लिए करना, इनका क्या विचार नहीं, उनके साथ सत्ता वो के तय लिए करे। है। विचारधारा के शंकर जी, लिए सत्ता के लिए है। एक छोटी सी हम बात कोई बोलूं बदलाव नहीं सर। करेंगे। सर, और ये एक- स्पष्ट कर देता हूँ कि कांग्रेस क्या चाहती है, कांग्रेस को कोई पूछता नहीं है, वो अपनी भूमिका रखा करे। मैंने तो अजीत इनका पवार डबल के बारे स्टैंडर्ड में अभी आपको बताता हूँ, ये पूछा, इसलिए कैसे मैं डबल बता रहा हूँ। स्टैंडर्ड है। सर, वो तय करे, उनको जब दो मालूम है। ठाकरे एक साथ हमारी आते भूमिका है, हैं वो मैं आपके तो वो सामने पैसे रखी के लिए है। आते हैं, और जब Gentlemen- अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस एक साथ आते हैं तो वो विचारधारा के लिए आते हैं। नहीं, ये विचारधारा दोनों नहीं की बोले, विचारधारा सत्ता के लिए बोले। कैसे चिले अलग साहब, चीजें हैं, खानकर वो सत्ता साहब, के लिए और बोले, डॉन स्ट्रेटेजी बोले, स्ट्रेटेजी। चिले ओ चिले साहब, उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि विचारधारा के, बोले स्ट्रेटेजी है। सत्ता के लिए स्ट्रेटेजी बनाई उन्होंने। स्ट्रेटेजी तो सत्ता के लिए है, ठाकरे, सत्ता राज one ठाकरे एक साथ आते clarification. हैं तो वो पैसे के लिए आए, सत्ता के लिए आए। One और clarification, अजित पवार और gentlemen. देवेंद्र फडणवीस एक साथ आते हैं तो वो विचारधारा के लिए आए। सर, एक ये कौन सी clarification दे स्ट्रेटेजी है? दूं? कि मंदिर में एक कोई छोटी सी भगवान रहता clarification. नहीं, सर, एक छोटी सी कोई क्लैरिफिकेशन पुजारी का है। पेट रहता है। ये सर, प्रभु अभी का विचार है। आप सर, क्या बीफ बात एक्सपोर्ट्स करते की हैं? बात हुई थी। वो कोई हिंदुत्ववादी नहीं थे, वो सच्चे थे। अरे डॉक्टर ढोने, बात तो करने दो सर। आपके हिंदुत्ववादी नहीं थे, उनको आम हिंदू की फिक्र थी। आपको हिंदुत्व सिर्फ सत्ता के लिए चाहिए। राइट, डॉक्टर उनका ढोने। हिंदुत्व अलग था, तो प्रबोधन डॉक्टर करना ढोने सिर्फ साहब, बनते द हैं। सेम आर्गुमेंट कैन अप्लाई टू यू। उन्होंने तो राजीव ऐसे जी, बोले कि राजीव उनके हम तो राजीव बोले जी, कि ये बीजेपी सरकार वाले जो है आज कांग्रेस करके की बहुत बड़ी हिंदुत्ववादी गलती सर, है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। किताब ये उन्होंने ठाकरे, पब्लिश ये करके ठाकरे- मुफ्त अरे में यार, बंटा मेरा दिया। शो है, मुझे तो बोलने दो। क्या बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी इतनी बढ़ती 2014 के नहीं बाद के थी। हिंदुत्ववादी है ये। राज सर, ठाकरे गणेश को खानकर जी को मैं एक चीज बता है। दूं। हाँ। योगेश चिले साहब, आपकी इजाजत हो, डॉक्टर डोने आपकी परमिशन हो। गणेश खानकर जी, जहां तक बीफ का सवाल है, ऑलमोस्ट राजीव जी। 80% ऑफ बीफ एक्सपोर्ट्स आर बफलो मीट, बाय द वे, इट्स नॉट काउ मीट। सबको जाना है। राजीव जी, Almost मुझे- 80% of beef exports, amounting to almost $5 billion, is cara beef, which is buffalo meat. And slowly, cow meat है, जो है तो है सर, उसमें क्या करेंगे? But और उसमें सर you ये are- बीफ के कारखाने वाले मुस्लिम नहीं है, जैन लोग भी है इसमें। हाँ होंगे सर, क्या और है? भारतीय जनता सर, पार्टी को डोनेशन सर, देने वाले लोग हैं। राजीव जी, जी, भारतीय राजीव जी, जनता एक पार्टी मिनट के खाली विचारों के मुझे लोग देंगे हैं। तो अच्छा होगा। बोलिए सर, बोलिए। एक तो मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, योगेश जी और धोनी जी को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू लेकिन सर। राजीव जी, मैं आपका और प्रदीप नंबियार जी का दिल से अभिनंदन करता हूँ। मुझे कार्यक्रम में जाना है कि एक बात अच्छी हुई है जो आपके ध्यान में नहीं आई है। साहब, चुनाव का रिजल्ट जो निकलना है निको, चुनाव जब डिक्लेयर होने हो जाए, लेकिन आप ये बात सोचो साहब, प्रबोधनकार ठाकरे, इनकी किताबें अब कांग्रेस के लोग पढ़ने लगे हैं साहब। जी। अरे हम तो पहले से बड़ी पढ़ते जीत हैं हमको- भैया, आप भाई, पहले से जरा पढ़ते हैं। थांबो।
प्रबोधन उन्हें का जरा ठाकरे थामा ना, साहब काय की लहान किताब मुलांचं हम लग्न पहले करताय? से ही क्या पढ़ते छोटे हैं, बच्चों अभी की नहीं तरह रो पढ़ते। रहे हो आप यार? वो आप प्रबोधन का 50 से ठाकरे ऊपर की के जो लगते विचार होंगे। है वो आपके राजीव जी खिलाफ जरा में है, अरे क्या आरएसएस ये- के खिलाफ में है। चलो राजू उन्होंने जी मैं देखिए निकलता हूं, प्रबोधन मुझे ठाकरे कार्यक्रम ने में क्या जाना बोला है। था। डॉक्टर डोने ये दीपक नहीं दीपावली सुनिए, की एक मिनट सुन शुभकामनाएं के देता जाइए हूं। आप। सुन In के any जाइए event, कि उन्होंने बोले थे कि शिवाजी महाराज गणेश का जो कानकर साहब has चरित्र left. इन्होंने पुरंदर ने बनाया, गणेश कानकर साहब, लिखा है, वो गणेश ब्राह्मणी कानकर क्यों चरित्र साहब। है। ये प्रबोधन का ठाकरे की विचार है। प्रबोधन का ठाकरे के विचार तो आरएसएस के बहुत खिलाफ में है, जी 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 भारतीय बिल्कुल। जनता पार्टी के बहुत खिलाफ में है। जी सर। ये अगर सामने आए ना तो भाजपा की और आरएसएस की बहुत मुश्किल हो जाएंगी। उन्होंने तो बोले कि प्रदीप जी भगवान, आपको अरे पूछना चाह मंदिर रहे में भगवान ही नहीं बोलते वो, जी दोनों साहब देवळाची धर्मे आणि धर्माची देवळे, एक किताब है उनकी, उसमें ये- बोलते हैं कि भगवान, मंदिर में कोई भगवान नहीं है, पुजारी का पेट है। ये दोनों बोलते साहब हैं, उनके विचार बहुत अच्छे थे, हम तो पहले से पढ़ते हैं। दोनों साहब, सर, ये एक बात शनिवार- आपको बोलता, ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो नमाज पढ़ने पे जो विरोध कर रहे हैं, हाँ। उनके लिए मैं एक बात कहूंगा कि वो छत्रपति शिवराय, जो शिवाजी महाराज के जो विचार थे उसके खिलाफ में कर रहे हैं। शिवाजी महाराज के साथ जो मुस्लिम सैनिक थे, तो शिवाजी महाराज के किलों पे कई मस्जिदें बनाई उन्होंने, क्योंकि मेरे जो सैनिक है मुस्लिम, वो भी पढ़ाई वहां पे नमाज पढ़ेंगे, ये बोला था। अफजल खान की जो कब्र है प्रतापगढ़ के किले के नीचे, जी। वो जिजा माता के कहने पे बांधी थी कि भाई मरने के बाद अपना शत्रु तो खत्म हो गया, तो आप उनके धर्म के हिसाब से उनकी कब्र खो दिया। इसीलिए उनके जो वंशज है वो वहां पे हर साल दिया बत्ती करते हैं। जो बरसी रहती है अफजल खान की, जिस दिन उनका मृत्यु हुआ, उनको मारे थे, वो उस दिन को बरसी बोलते हैं। वो बरसी को दिया बत्ती करने का काम लेकिन करते सर, हैं। आप क्योंकि हिंदू छत्रपति मुस्लिम शिवाजी करेंगे, महाराज की जो लड़ाई थी, जो चिले वो साहब कोई ने बात धार्मिक कही है, लड़ाई उसको नहीं जरा थी। सुन लें। वो जो मुगल जो थे, चलिए सर, वो जो आपको जुल्म कौन करते बताए थे कुछ? उसके All खिलाफ the थे। best. और यहाँ के जो लोग है, यहाँ के निवासी जो लोग मुस्लिम, उनके मतलब साथ में थे। आपने तय कर ये लिया लड़ाई कि थी। बीजेपी जीतेगी। बट हाँ? चिले साहब बात यह है कि शनिवार वाड़ा में भी देवेंद्र फडणवीस वर्सेस अजीत पवार चल रहा है, शोलापुर में भी देवेंद्र फडणवीस वर्सेस अजीत पवार चल रहा है। यानी ऑपोजिशन आप लोग है ही नहीं किधर, यानी कांग्रेस हो, मनसे है, शिवसेना, यूबीडी है, तो किस प्रकार से लोग कंफ्यूज है, महाराष्ट्र के इलेक्टोरेट कंफ्यूज है कि जहां झगड़ा हो रहा है वो देवेंद्र फडणवीस वर्सेस अजीत पवार हो रहा है। किस प्रकार से देखते हो? नहीं बाजू साहब, नहीं सर एक मिनट, वो इसीलिए हो रहा है कि वो चाह रहे हैं कि जो घोटाला के इन्होंने जैन मंदिर की जगह लिए, हड़प कर लिए और कोई बिल्डर को दिए, जो बिल्डर इनका मुरलीधर मोड़ का, पहले इसके पहले वो बोलते कि अभी नहीं हूं मैं उसका, मैं पार्टनर नहीं हूं, अब पहले था, अभी नहीं हूं, मैंने अभी जैसे मंत्री बना मैंने छोड़ दिया, तो ये बोल रहे, तो इसका मतलब ये पार्टनर थे या अभी है। तो उन्होंने जमीन हड़प लिए जैन समाज की, एक बात। दूसरी बात, ये जो मुद्दे हो रहे हैं तो इसको दबाने के लिए कि भाई इस पर से ध्यान नहीं जाने को ना, इसीलिए इन्होंने शनिवार वाला का मुद्दा उठाया कि वहाँ पे नमाज पढ़ी है। तो नमाज तो कई किले पे शिवाजी महाराज के वक्त भी पढ़ते थे, तो उसमें गलत क्या है? इसमें कोई गलत नहीं है। ये तो इनको एक मुद्दा बनाना था कि जैन मंदिर की, जैन समाज की जगह हमने हड़प लिए और इतने सारे बोगस वोटर हो गए, 96 लाख। अभी राज ठाकरे साहब ने बोले पूरे महाराष्ट्र में हलचल बच गई कि 96 लाख इन्होंने वोटर, तो वो चीज को दबाने के लिए बीजेपी ने मुद्दा उठाया। लेकिन ढोने और उसके बिना साहब अजित पवार ने जो, उसको मुद्दे को छेड़े कि नहीं, लेकिन अरे ढोने वो- साहब जो वो ये योगेश मुद्दा चिले चर्चा साहब में आपको आने बोल को ना, रहे बस हैं, यही बात है, दूसरा कुछ नहीं। ये मिली जो भगत है ढोने उनकी। साहब, जो योगेश चिले साहब ने आपको सलाह दी है उसको जरा गंभीरता से लें। आप बीजेपी के ट्रैप में फंस रहे हैं। बीजेपी ने आपके लिए एक बिसात बिछाई है, उसमें आप फंस गए हैं। हिंदू मुस्लिम अगर आप करेंगे तो बीजेपी का ही फायदा होगा। कौन कर जो रहा है? ढोने आप कर रहे हैं सर, आप पूरा शो देखिए नहीं, ना नहीं, आज नहीं, नहीं, का। अभी हम हिंदू, हमारे पार्टी ने कहा बोला है उसको। मैं आपकी बात कर रहा हूं, आपने मेरी बात तो पूरा ठीक है, चैनल पे हम बताएंगे तो हम- इनफैक्ट जो उसके चिले जवाब साहब नहीं पूछ रहे देंगे। थे, सर आप सुनने को तैयार नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, आप कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस कभी सुनती नहीं है किसी को, मैं मानता हूं। मैं, राजीव गांधी जी मेरे बड़े अच्छे मित्र हुआ करते थे, इसके बावजूद कि उन्होंने मुझे जेल भेजा, लेकिन फिर भी ही वाज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। वो सुनते थे, जब तक वो सुनते थे वो बहुत सक्सेसफुल रहे। आप लोग आजकल सुनते नहीं है, पता नहीं क्यों। सर जो चिले साहब बोल रहे हैं उस पर ध्यान दें, कीमतों पे बात करें, पेट्रोल की कीमत पे बात करें, नौकरियों पे बात करें, इन सब चीजों पे बात करें। सर अगर हिंदू मुस्लिम आप करेंगे, हिंदू वोट आपके खिलाफ हो जाएगा, बोल रहा हूं मैं। चिले साहब आप ये बताएं कि कांग्रेस जो है वो क्यों बात नहीं करती है? सर
नौकरियों पे बात करो, पेट्रोल की कीमत पे बात करो, डीजल की नहीं, कीमत पे बात करो, चल रहा है सर, चल तूर रहा है। दाल की बोलते- कीमत पे बात करो। सर चेले साहब को बोलने दीजिए ना एक सेकंड के लिए, उसके बाद आप जितना बोल रहे हैं आपका शो है, यू से व्हाटएवर यू वांट। चेले साहब आपको लगता नहीं है जो राज साहब ने जो एक चीज कही थी कि भाई एक एक डिस्ट्रिक्ट की कैसे डेवलपमेंट होनी चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी उन्होंने क्लस्टर ऑफ विलेजेस, जो महाराष्ट्र की उन्होंने स्पेशल प्लान बनाई थी, मैं कहता हूं दैट शुड सर्व एज अ डॉक्यूमेंट फॉर एनी गवर्नमेंट। किसी भी गवर्नमेंट को जो एमएनएस की जो प्लान है उसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। अब आप बोले उसके बारे में सर, चिले साहब बोलिए। सर हम यही कह रहे हैं कि देखो, किसी ने हमको हिंदुत्व सिखाने की जरूरत है, हमें मालूम है हमारा हिंदुत्व क्या है। जी, दुरुस्त बात लेकिन है। वो जब आपको हिंदू मुस्लिम के ट्रैक में फंसाने की कोशिश करते हैं, तो जी। आपको खुद को उससे दूर करना चाहिए। करेक्ट। आप उनको एक आध दो एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन उसमें आप रहो मत। आप वापस आपके मुद्दे पे आओ। कितने नौकरियां आपने दी है अब तक महाराष्ट्र में? आपने जो कहा था कि मैं साल में 2 करोड़ नौकरियां मैं पूरे देश में दूंगा, उसमें से कितनी दिए, डेवलपमेंट कितना हुआ है, उस पे ही हमको बात करनी पड़ेगी, क्योंकि उस पे ही ये लोग ट्रैप हो सकते हैं। अगर हम हिंदू मुस्लिम में गए तो ये हमको ट्रैप करेंगे। अभी घोने साहब, मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने जब न्यायमूर्ति के बारे में कहा था तो आपको सिर्फ उतना ही बोलना था कि न्यायमूर्ति जिस जगह पे बैठे हैं उनके लिए रूल्स अलग है, और जो शपथ लेते हैं उनके लिए रूल्स अलग है। बाकी हमें कुछ बात नहीं करनी है, लोगों को मालूम है क्या ट्रैप है। खनकर साहब ने पूरी बात वो एक ही चीज पे लाके आपको रख दी। तो ये हमको, अगर इससे हम दूर रहेंगे तो ही हम इनसे निपट सकते हैं। यू नो, आई वांट टू आस्क धोने साहब, मगर आप जो पुणे के बाद जैन मंदिर करप्शन, जैन लैंड करप्शन के बात किए, वहां पर भी इन्हीं के लोग आपस में लड़ रहे, दंगेकर वर्सेस माहौल वर्सेस दंगेकर। आप कहां पर हो? ये करप्शन एक्सपोज करने में भी दंगेकर भले एक जमाने में आपके साथ था, आज वो एकनाथ शिंदे साहब के साथ है। एकनाथ शिंदे वर्सेस ऐसा हो गया देवेंद्र फडणवीस वर्सेस एकनाथ शिंदे। माहौल तो शायद बहुत खास आदमी है देवेंद्र फडणवीस जी के। धोने साहब रहा है, उन्होंने कबूले भी दिए कि मैं गया इधर कांग्रेस छोड़ गया। अभी कांग्रेस ने उनके लिए क्या करना चाहिए था सर? उनको एमएलए बनाया, फिर बाद में उनको लोकसभा का टिकट दिया, फिर बाद में उनको विधानसभा का भी टिकट दिया। अब क्या करेंगे? वो हार गए। उनको 2 बार विधानसभा का टिकट दिया, 1 बार पार्लियामेंट का टिकट दिया, और क्या करना चाहिए कांग्रेस ने उनके लिए? अब वो कुछ मुश्किल में, देखिए सर, कुछ आदमी मुश्किल में रहता है, एक तो जेल में जाओ, एक तो बीजेपी में जाओ, तो बेचारे वो बीजेपी के साथ चले गए। अब बीजेपी के लोगों ने विरोध किया तो फिर मित्र पक्ष के साथ चले गए। दूसरा कुछ नहीं, अच्छा आदमी है कोई तो बीजेपी में नहीं जाएगा। यस सर। जी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है सर, आज दालों की कीमत जो है बहुत, इट्स आउट ऑफ रीच। दिवाली जो है, आप तो बोल रहे थे काली दिवाली फार्मर्स ने मंगाई है, बाकी सबने कैसी बनाई है चिले साहब? मिठाई की प्राइसेस देखी हैं आपने सर? जो डब्बा जो है पहले लास्ट ईयर, पिछले साल की बात कर रहा हूं, जो सिर्फ और सिर्फ 150 में आता था, आज 300 में आ रहा है। सर आप मुझे बताइए, इन सब चीजों के ऊपर क्यों नहीं बात कर रहे लोग? आई रियली वुड लाइक टू नो व्हाट इज गोइंग ऑन। सर दियों की प्राइसेस देख लीजिए, ऑयल की प्राइसेस देख लीजिए, मतलब हालत खराब है सबकी। चिले साहब बोलिए। एक्चुअली हमारी सबकी स्ट्रेटेजी सर ये होनी चाहिए कि हर चौक में पिछले साल के जो दाल के भाव थे, तेल के भाव थे, और इस साल के दाल और तेल के भाव, इसके पूरे चार्ट लगाने चाहिए। तभी लोगों को पता चलेगा कि किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है। क्योंकि जब कोई महंगाई का सब्जेक्ट निकालता है तो अपने आप कोई शनिवार वाड़ा में नमाज पढ़ने जाता है या कोई दूसरा ही सब्जेक्ट में ये लोग घुसा के ले जाते हैं। तो हम अगर ये स्ट्रेटेजी से जाएंगे, पिछले साल में कितना भाव था, इस साल में कितना भाव है, लोगों को बताने की जरूरत भी नहीं, लोग खुद समझ जाएंगे महंगाई की। सर अमेजॉन की लिस्ट मेरे सामने है, अमेजॉन तूर दाल की कीमत इस वक्त, आज अभी तूर दाल कितने में बिक रही है मालूम है सर? चिले साहब आपको आवाज आ रही? चिले साहब कैन यू हियर मी? योगेश चिले जी कैन यू हियर मी सर? Gentlemen, can you do something about the audio? योगेश चिले साहब can't hear me. हाँ सर बोलिए। योगेश चिले साहब, आज अमेजॉन की लिस्ट मेरे सामने है, अभी का जो रेट है, अगर मैं तूर दाल आज ऑर्डर करना चाहूं, अभी ऑर्डर करना चाहूं यहां से, आई विल हैव टू पे 139.80, 139 रुपए 80 पैसे की तूर दाल है अभी
139.80. That is the price. सर पिछली बार जब 120 हो गई थी, 105 हो गई थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, तब बीजेपी ने नाक में दम कर दिया था सबके। आप लोग क्या कर रहे हैं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। हर जगह पे स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग्स होनी चाहिए। कांग्रेस को, बाकी सब जो मेन पार्टी थे उनको बाहर आना चाहिए। 140 रुपए की तूर दाल सर, क्या हो रहा है सर? ये तूर दाल के बिना तो महाराष्ट्र में कोई डिश बनती नहीं है। व्हाट इज हैपनिंग? एंड वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? हिंदू मुस्लिम। हो गया 5 मिनट। आप बताइए सर, चिले साहब, हर जगह पे जो आप बोल रहे हैं तो करते क्यों नहीं है सर? आप कीजिए, लेट एमएनएस डू इट। हर स्ट्रीट कॉर्नर पे प्राइस लिस्ट लगाइए, 5 साल पहले की और अभी। नहीं, हम तो कल से शुरू ही कर देंगे। मैंने अभी कहा, आपने आपके ही चर्चा में हमको ये आइडिया मिली है, बैनर लगाने हम लगाएंगे। थैंक यू सर। हम लोगों को दिखाएंगे पिछले क्रेडिट साल भी दे देना। कितने भाव थे, इस साल कितने भाव है। सर क्रेडिट भी दीजिए, फ्रॉम द आरकेबी शो लिख दीजिए ना। हाँ, लिख दूंगा ना सर। सर वील बी सो हैप्पी। लिखिए, आइडिया फ्रॉम द आरकेबी शो लिखिए सर। विल बी ऑड नेशन नाउ, विल बी वेरी हैप्पी। बट वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, द फैक्ट और ये रिमेन्स। ट्रेंड हो जाएगा सर, ये ट्रेंड हो जाएगा महाराष्ट्र में। मैं बोल रहा हूं सर, बट आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग एल्स। सर लोग त्रस्त हैं, पैसे नहीं है लोगों के पास। वेयर इज द मनी? क्या दिवाली मनाई है सर लोगों ने? सर दिवाली, मैं अब बोलना नहीं चाहता सर, अंदर से बहुत निकलता है। जब मिठाई की प्राइसेस ऊपर है, दूध की प्राइस ऊपर है, दही की प्राइस ऊपर है, एक एक चीज जो फेस्टिवल में इस्तेमाल होती है सर, बाकी सब चीज छोड़ दीजिए। चलो छोड़ो, अरे फूलों की कीमत ऊपर हो गई है सर। चले जाओ दादर की जो फ्लावर मार्केट है वहां चले जाओ सर, 50% हायर टुडे, 50% ऊपर हो गई है। आप मुझे बताइए सर, और आप लोग एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हो उसको। यू हैव गिवन अ फ्री पास टू द बीजेपी, जो मर्जी करो, आखिर में आप ही जीतने वाले हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी, एक जमाने में जैसे डॉक्टर ढूने बोला करते हैं कि एक जमाने में अहमद पटेल साहब हुआ करते थे, खास आदमी बीजेपी के कांग्रेस में, ऐसे ही बहुत लोग बीजेपी के अभी कांग्रेस में हैं, मुझको ये लगता है। क्यों ढोने साहब, डॉक्टर ढोने, आपको लगता नहीं है? राहुल गांधी जी ने बोला है ना, वो गुजरात जी। में जाके बोला है। बोला है, करेक्ट है ना, कुछ लोग है वो सर, महाराष्ट्र में भी हैं, महाराष्ट्र में भी हैं, महाराष्ट्र में भी हैं, और अभी वो आप देखेंगे उनको थोड़ी देर के बाद बीजेपी में होंगे सब। We have nothing against the BJP, sir. We are a neutral party. We are just telling you, you must raise the issue of the common man, of high prices and unemployment, jobs, industry. Sir, please, we need you to do it. अगर आप लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा, आप मुझे बताइए। अगर आप विरोधी पक्ष में हैं तो आपको करना पड़ेगा ना सर। बिल्कुल बराबर है, करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे। Anyway, thank you gentlemen. It's been a great pleasure. And योगेश चिले साहब, so nice of you. आपकी बहुत 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 आपका अभिनंदन कि आप हमारे शो में आए। थैंक यू वेरी मच सर। और दिवाली की बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुभकामनाएं, धन्यवाद। गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन प्राइस लिस्ट जरूर छापिए, धन्यवाद। और अगर हो सके तो हम लोगों को क्रेडिट दे देना थोड़ा सा। एनीवे, और धोने साहब के जो स्टडी है, हर चीज महाराष्ट्र हिस्ट्री के, इट इज एब्सोल्यूट। व्यूअर्स से बहुत जबरदस्त रिएक्शन आता है धोने साहब, आपका स्टडी जो भी आप बात करते हैं ना, विद इंटेंस डिटेल्स के आप बात करते हैं सर। एक दिन मेरा प्रॉमिस है, वादा है, एक दिन डॉक्टर ढोने आपके साथ और बाकी सब लोगों के साथ एक छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर 1.5 या 2 घंटे का प्रोग्राम करेंगे। हाँ बिल्कुल उसमें बिल्कुल चिले साहब का भी बहुत जबरदस्त सर, मेरा ये मानना है कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जिसने स्टडी किया वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा ही नहीं सकता। जिनको शिवाजी महाराज समझ गए वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में चले जाएगा। सर एक छोटी सी बात है जो मैं चलते चलते जाना चाहता हूं, सब लोगों के सामने रखना चाहता हूं। चिले साहब इससे एग्री करेंगे। आपको याद होगा कल्याण के ऊपर एक बार हमला किया था छत्रपति शिवाजी महाराज की फोर्सेस ने, और वहां वो जो नवाब की बेटी थी उसको लेके आ गए थे छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने, और छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या कहा, इसको बाइज्जत वापस लेकर के जाइए, अगर ये मेरी माँ होती तो मेरी भी शक्ल बहुत अच्छी होती, ऐसा छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा। और उसके सामने खड़े होकर के हाथ जोड़े और माफी मांगी कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम लोगों से गलती हुई। ये है छत्रपति शिवाजी महाराज। तो मुझे लगता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जो आदर्श थे और जो सोच थी उसको हमें अपनाना चाहिए, मुझको ऐसा लगता है। और मुझे आप दोनों को याद दिलाना चाहिए था, एक डिबेट में आप लोग दोनों का जबरदस्त संघर्ष बैटल चला था छत्रपति शिवाजी महाराज पे, और वो बहुत जबरदस्त हिट हो गया था। बोथ योगेश चिले जी और डॉक्टर धोने
बहुत जबरदस्त एक दूसरे को। सर मुझे आज के गोने साहब के कुछ सेंटेंस पे भी आक्षेप है, लेकिन मैं आज डिबेट नहीं करूंगा, आप उस पे अलग डिबेट लगाइए। यस सर, थैंक यू वेरी मच। एनीवे जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, Thank you, आप sir. हमारे शो में धन्यवाद। आए, एक बार फिर हैप्पी दिवाली सर, थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। But that was nice at the end of the day, and as usual, Dr. Dhone gave Ganesh Kankar साहब a free pass. वो शनिवार वाड़ा पे वो बस हिंदू मुस्लिम के चक्कर में रह गए, और उसके बाद what you don't know is that the BJP would love it if you only talk about Hindu versus Muslim. और जब कांग्रेस जो है इस तरीके से बात करती है, the entire Hindu vote gets consolidated behind the BJP. मतलब थोड़ी बहुत तो अकल होनी चाहिए यार कांग्रेस के लोगों को। और जहां तक के भाई जगताप जी का प्रश्न है, मैं मानता हूं कांग्रेस के जितने भी आज की तारीख में कार्यकर्ता हैं, बाकी सब लोग हैं, वो यही कह रहे हैं ना कि भाई हम लोगों का क्या, इतने सालों तक हम लोगों ने कांग्रेस की सेवा करी है, इतने सालों तक हम लोगों ने संघर्ष किया है, क्या कॉर्पोरेशन इलेक्शन में भी हमें चुनाव में लड़ने का मतलब मौका नहीं मिलेगा? करेक्ट। In any event, if they do that, it will be a free pass for the BJP. I think BJP will sweep the elections. जब भी इलेक्शन होती हैं, अगर मान लीजिए कांग्रेस अकेले लड़ती है, And Congress will not take a decision till the BR election. They will either want this election to be delayed, or because if Raj Thakre ji and Congress comes together here, BJP will have a. I doubt it very much if they will come together. Very frankly speaking, I doubt it very much because कांग्रेस की वो भाई जगताप जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, राज ठाकरे साहब से के साथ बनना इम्पॉसिबल है सर, लेट्स बी वेरी क्लियर। हो सकता है कि राज ठाकरे जी और उद्धव ठाकरे जी शायद एक हो जाए, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उसका भी कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार अभी भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के कार्डर्स काम कर रहे हैं, आरएसएस के कार्डर्स काम कर रहे हैं, इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीबडी एल्स टू गेट इनटू दैट सर। इवन द महाराष्ट्रियन वोट हैज नाउ गॉन टू द बीजेपी, इधर से मुंबई से, वेरी फ्रैंकली। और सामने आप बीजेपी को क्या करना है, सामने सिर्फ एकनाथ शिंदे साहब के साथ उनको एक अलायंस करनी है, एंड द रेस्ट इज ओवर, इट्स गॉन। आई डोंट थिंक द कांग्रेस विल बी एबल टू मेक एनी हेडवे ओवर हियर इन मुंबई। मुंबई में, और इफ दे आर वेरी लकी, मे बी दे विल गेट अबाउट आउट ऑफ 227 वोट्स, मे बी दे विल गेट अबाउट 30-35, व्हिच इज व्हाट दे गॉट लास्ट टाइम। 30-35 के ऊपर रुक जाएंगे, दैट्स इट, दैट्स ऑल दैट इज गोइंग टू हैपन। If you see the closely lit मुंबई हो गए, नवी मुंबई हो गए, ठाणे हो गए, KDMC हो गए, the BJP plus NDA looks absolutely confident. Unstoppable, sir, unstoppable. They look absolutely comfortable, very very comfortable. Sir, the only people who can put a spanner in the works is Raj Thakre's MNS. अगर राज ठाकरे की MNS जो अभी जैसे चिले साहब ने कहा कि हर चौराहे के ऊपर वो प्राइस लिस्ट छापने वाले हैं, ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं, अगर उन्होंने ऐसा एक्चुअली कर दिया, the only problem with Raj Thakre's party is they don't have enough cadres, enough, उनके पास इतने ज़्यादा वर्कर्स नहीं हैं, and they don't have the resources, they don't have the money. If they did, then they could pose a proper challenge to the BJP in Maharashtra. Very unfortunately, they are still a party which is kind of on the outside looking in. Very, very strange. लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि राज ठाकरे साहब कंसोलिडेट करें पार्टी को, धीरे धीरे करके उसको बढ़ाएं। और अभी सामने क्या हो गया है कि राज ठाकरे के सामने एक और बहुत बड़ी चट्टान की तरह, एक बहुत बड़े चट्टान की तरह एक और फोर्स खड़ी है जिसका नाम है एकनाथ शिंदे। अब उनसे भी लड़ना है उनको, बीजेपी से तो लड़ना है ही, और उद्धव ठाकरे जी जितनी मर्जी बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर लें उनके सामने, उनके पीछे से उनके जो वर्कर्स हैं वो राज ठाकरे साहब के खिलाफ ही काम करेंगे, और कांग्रेस तो राज ठाकरे साहब के खिलाफ है ही। तो मेरी समझ में राज ठाकरे जी को इनमें से किसी के साथ नहीं जाना चाहिए, अकेले जाना चाहिए। वेरी फ्रैंकली, लेट देम टेस्ट कीजिए, आपका वोटर परसेंटेज कितना आता है। There's every possibility it might be very, very good. One never knows. You may not win too many seats, but your votes might go up. That's all that I'm saying. बिल्कुल। तो अभी भी आपके पास कौन सी सीटें हैं? सीधी बात है ना, आज भी MNS के पास कुछ नहीं है कॉर्पोरेशन में। अगर आज MNS कॉर्पोरेशन का इलेक्शन अलग से लड़ती है, their voter percentage might actually go up, and they might actually win a couple. One never knows, which I doubt, but they might. One never knows, of course. Well, that's just about it as far as tonight's show is concerned. And once again, we must tell you the Gaza peace deal has gone effectively because Israel has bombed Gaza today and Hamas has been killing Palestinians. Gaza पर इजराइल ने एक बार फिर बमबारी करी है और हमस ने फिलिस्तीनियों को मारना शुरू कर दिया। तकरीबन 100 के करीब फिलिस्तीनी मार दिए गए हैं, हमस के ही लोगों ने मारे हैं। उन्होंने कहा कि आपने इजरायली फोर्सेस जो यहाँ थी उनके साथ आपने कोऑपरेट किया, उनके आप मुखबिर बने, तो उनको मार दिया गया है। तो ट्रंप साहब की ये वाली जो सीज़फायर है इट्स नॉट होल्डिंग। और
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मुझे दाद देनी पड़ेगी एक बार फिर कि उनको मालूम था ये नहीं होने वाला। जैसे प्रदीप जी ने कहा, दूल्हा दुल्हन है नहीं, शादी करवा रहे हो, किसके और किसके बीच में शादी हो रही है किसी को मालूम नहीं। विच इज वाई मोदी जी ने मतलब जयशंकर साहब को भी नहीं भेजा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स को भेजा। एंड बीजेपी जिस प्रकार से कहने लगे कि मोदी को डराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, बात ठीक है। तो दैट स्टिक्स। यू प्रदीप कांट, जी, ही इज वही नॉट चीज। अफ्रेड, बिकॉज़ राहुल गांधी जी का बार-बार चार्ज है मोदी डर गया, मोदी ट्रंप से डरा हुआ है, मोदी ट्रंप से डरा हुआ है। तो आज जो फ्यू डेज के रिजल्ट के बाद ये क्लियर कट बीजेपी की जो स्टैंड है, मोदी को डराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आई मीन शाहरुख खान का डायलॉग। प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है कि जहाँ तक मोदी जी का प्रश्न है, इस बात की तो दाद देनी पड़ेगी, और मैं ही नहीं दे रहा, बाकी सारे पूरा अमेरिकन मीडिया दे रहा है, मैं नहीं दे रहा। No, Israel himself, apart from Netanyahu, everybody is saying, look how Modi stood by Trump. और हमारे नेतन्याहू जहाँ जाए जाके बैठ जाता है, except in the last occasion where he never went there. सर ऐसा है, मोदी जी is the only leader today in the world, apart of course from Xi Jinping and Mr. Vladimir Putin, who has stared down Mr. Trump and has said, listen, we don't want to fight you, but we are not going to bow down to you. सीधी बात है, आप हमारे दोस्त हैं, आपकी दोस्ती सर आंखों पर, लेकिन हम वही करेंगे जो भारत के लिए अच्छा है, ये मोदी जी ने कहा है। और दूसरी बात जो कल निजामुद्दीन रहीम साहब कह रहे थे कि रशिया से ऑयल लेना बंद कर दिया, भाई किसने बंद किया? एज आई सेड यस्टरडे, अभी तक $1.6 मिलियन हर 1.6 मिलियन बैरल्स हर रोज के ले रहे थे। कल के बाद हम लोग 1.8 मिलियन बैरल्स रोज ले रहे हैं, एन इंक्रीज ऑफ 200,000 बैरल्स एवरी डे। तो मतलब ये कहां से खबर लेकर आते हैं मुझे मालूम नहीं है। प्रॉब्लम इज, आई थिंक ही जस्ट रेड द हेडलाइन। नवभारत टाइम्स में हेडलाइन थी कि ट्रंप ने कहा मोदी को, मोदी ने वादा किया कि मैं रशिया से ऑयल लेना बंद कर रहा हूं। उन्होंने वही हेडलाइन पढ़ दी और उसको आकर रिपीट कर दिया। मैंने भी नवभारत टाइम्स पढ़ी है, नवभारत टाइम्स में क्लियर कट है कि ये ट्रंप की स्टेटमेंट है, भारत की नहीं है। भारत ने कहा है कि हम तो भैया ऑयल वहीं से खरीदेंगे जहां हमें फायदा हो। जिस दिन हमें रशिया से ऑयल खरीदने का फायदा नहीं होगा, हम कहीं और से खरीद लेंगे। And by the way, that day is also coming. Let me tell our viewers that day is also coming, because at the moment, the profit that we were making, or the money that we were saving from buying Russian oil has slowly started to come down. So we will start buying oil from elsewhere, Saudi Arabia से, और अगर मान लीजिए ट्रम्प बाकी सबकी दोस्ती हो जाती है तो वेनेजुएला से. But the best oil deal that we can ever have is from Iran. Let's be very clear. So we should concentrate on that. And as Mr. Modi told Trump साहब को बोला था कि भैया हमस को कंट्रोल अगर करना है तो आपको ईरान से बात करनी होगी. अगर आप बोलते हो तो हम बात करा देते हैं. All that they need to do is to get Iran on the table and tell Hamas withdraw. Hamas की हिम्मत नहीं है कि ईरान की बात को टाल दे. Let's be very clear. But will Mr. Trump do it? I doubt it. I doubt it very much. But no harm in trying. And in the meantime, the Afghans have said very clearly, we are not going to forgive the manner in which you have killed our people, including 3 cricketers. That's to Pakistan. So Pakistan should know what's coming. So don't say we didn't warn you. Tit for tat. We hope they don't point out Shahid Afridi, Javed Miat, somebody in exchange. Because this is what happens. This is what happens in Taliban law. Let's be very clear, sir. What the Pakistanis did was terrible. They shouldn't have done it. आप अफगानिस्तान के ऊपर अगर अटैक करेंगे, आपसे पहले अंग्रेज, रशियन, वो ज़ारिस्ट एम्पायर, उसके बाद सोवियट्स, अमेरिकन्स, सब लोगों ने कोशिश कर ली अफगानिस्तान के ऊपर फतह करने की. सिर्फ एक आदमी है जिसने अफगानिस्तान को फतह किया और उसके बाद उनके साथ डील कर ली और उसके बाद कुछ नहीं, उसका नाम है महाराजा रंजीत सिंह. उसके अलावा और किसी ने अफगानिस्तान को फतह नहीं किया. ही गॉट द किंग ऑफ अफगानिस्तान, शुजा, to pay tribute to the Sikh empire. They said, we will not be in Afghanistan, we will control the Khyber Pass. That's it. And that I think was a very wise thing. आप इतना tribute देते रहें हर साल का, we'll be very happy. That's it. और किसी ने भी आज तक कभी अफगानियों को कंट्रोल नहीं किया है. Let's be very very clear. और वो भी, as महाराजा रंजीत सिंह said, कि अफगानिस्तान के ऊपर किसी फॉरेनर को, किसी विदेशी को वहां पर शासन करना असंभव है, नहीं हो सकता. आज के राज्य में अफगानियों को खुद मींस कंट्रोल गवर्न करना मुश्किल हो रहा है. इम्पॉसिबल. तो दे देमसेल्व्स कांट, बिकॉज़ इतने कबीला, इतने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इतने आउटफिट्स हैं
किससे बात करे, किससे क्या करे? In any event, by the way, before we go, I would like to show that thing. Can we have that footage, please, of Mr. Trump celebrating Diwali in the White House with the audio, please? I would like the audio too. Can we have that on, please? अगर आप लोगों के पास है तो ट्रम्प साहब जो व्हाइट हाउस में इंडियन एम्बेसडर के साथ Thank you all. Thank you. Where's the rest? Is that all that you've got? जो हमारे एम्बेसडर साहब बोल रहे हैं, ट्रम्प साहब बोल रहे हैं, वो आपने नहीं लिया है. Can somebody reply, please? Okay, I think that's. All right. We'll show it tomorrow, since nobody seems to be in a mood to work. Anyway, thank you very much. Subscribe icon. Subscribe to the fastest growing channel of the nation. Nation Now. Thank you very much. Nation Now, the fastest growing channel in the country. Nation Now, fastest growing channel of the nation, as Pradeep ji puts it. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें. As far as we are concerned, we'll of course be back tomorrow. तब तक के लिए नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. भारत माता की जय. जय हिंद. Jai Hind.